हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। सब्जेक्ट हमारा चल रहा है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जिसमें इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नाम का चैप्टर नंबर 1 हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर हमने सीखा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस का क्या मतलब होता है, और अगर इन दो वर्ड्स को अलग कर दें, स्ट्रेटेजी और मैनेजमेंट, इन दोनों को अलग अलग करते हुए भी समझा। हमने कहा था मैनेजमेंट दो डिफरेंट एस्पेक्ट में यूज किया जाता है। की ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका एक और मेन काम होता है जितनी भी डाइवर्स सेट ऑफ एक्टिविटीज है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन सबको कोऑर्डिनेट करना भी इसका काम है। फिर एक बात आई थी कि यार स्ट्रेटेजी जब पढ़ना स्टार्ट किया कि प्लानिंग पहले होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी उसके बाद में, या फिर स्ट्रेटेजी पहले हो प्लानिंग बाद में, तो हमने सीखा कि स्ट्रेटेजी हमेशा जो है सबसे पहला स्टेप होता है, उसी के बाद ऑर्गेनाइजेशन बाकी सब स्टेप्स ले सकती है। तो स्ट्रेटेजी इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन कंपेयर टू द प्लानिंग। हमने सीखा स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है। हमने कहा कोई भी योजना जो आप बना रहे हैं, या तो खुद से या फिर जो होस्टाइल एक्सटर्नल फोर्सेस काम कर रहे हैं उसके रिस्पॉन्स में, देन वी से दैट यस यू आर टेकिंग द पोजीशन ऑफ अ स्ट्रेटेजी। और आज की डेट में स्ट्रेटेजी होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इतने कट थ्रोट कंपटीशन में, आज के मॉडर्न कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, एनी बिजनेस कैन बी सक्सेसफुल ओनली इफ यू आर हैविंग द गुड सेट ऑफ स्ट्रेटेजीज, जिसके तहत आप अपने कॉम्पिटिटर से कंपीट कर सके इन द रेलिवेंट इंडस्ट्री, और सिर्फ कंपीट ना कर सके, उनसे आगे बढ़ सके और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिटेबल और सक्सेसफुल बना सके। फिर हमने सीखा था भाई ये जो स्ट्रेटेजी है, क्या ये हमेशा परफेक्ट होती है? हमने कहा नहीं भाई, स्ट्रेटेजी परफेक्ट नहीं हो सकती, स्ट्रेटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट। लेकिन हमें अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर हमेशा जब भी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, इतना स्कोप रखना पड़ता है कि अगर फ्लेक्सिबिलिटी करने की आवश्यकता पड़ी, अगर कुछ चेंज करने की आवश्यकता पड़ी ड्यू टू द डाइवर्स बिजनेस एनवायरनमेंट, तो हम इसमें चेंज कर सकें अकॉर्डिंगली एंड कैन टेक द न्यू पोजीशन इन द मार्केट। फिर हमने सीखा था कि भाई कितने लेवल्स पर जो है स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, तो हमने कहा था मेनली 3 लेवल होते हैं। कॉर्पोरेट लेवल है, बिजनेस लेवल है, एंड दी फंक्शनल यानी कि ऑपरेशनल लेवल है। इसके बारे में डिटेल पढ़ना हमने स्टार्ट किया, थोड़ा सी टॉपिक को हम आज आगे अपना बढ़ाने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, देर किस बात की है, शुरू किया जाए। सो दिस वाज दी चैप्टर विच वी हैड स्टार्टेड। इसमें काफी सारी चीजें हम अब तक पढ़ चुके हैं और धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं आपको लेकर गया था अपने साथ स्ट्रेटेजिक ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन नामक टॉपिक पर, स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन टू बी वेरी प्रिसाइज। स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन हमने बेसिक सीखा था कि एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेनली डिविजन्स रहती हैं, अपने आप में एक सेल्फ कंटेन्ड डिवीजन है जिसको पॉपुलरली SBU स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट कहा जाता है, जिसके बारे में डिटेल हमें आगे बहुत जानने को मिलेगी। और हमने एक छोटा सा एग्जांपल भी लेकर देख लिया था। हमने इस चित्र तक जो है पढ़ाई कर ली थी, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हमने बनाई थी कि किस प्रकार से लेवल जो है काम करते हैं। और मैंने साथ में कहा था कि एग्जाम में आप भी अपना आंसर जो है अगर डायग्राम्स के एक्सेट्रा के थ्रू सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू ग्रैब वेरी गुड मार्क्स। और इस तहत पर मैंने कुछ चित्र भी आपके साथ बनाए थे, सो दैट यू मे गेट अ फेयर आइडिया कि किस तरह से आपको भी एग्जाम के अंदर चीजें पुत्तर करनी है। चलिए जी, लेट्स मूव। सो इस चित्र के अंदर हमने सीखा था भाई 3 टाइप के लेवल है, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड द फंक्शनल लेवल। कॉर्पोरेट लेवल सबसे टॉप पर है, जिसमें CEO है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, अदर सीनियर पीपल हैं हु आर गिविंग द डायरेक्शन टू द कंपनी। बेसिकली हमने कहा था इनके सामने प्रश्न है वेयर टू compete, कौन से नए बिजनेस में भैया अपने फंड्स हमें डालने हैं। एक बार ये डिसाइड हो गया, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लेवल, डिविजनल लेवल, या फिर जिसको बिजनेस लेवल भी कह सकते हैं। इसके अंदर हर डिवीजन के अपने मैनेजर्स होते हैं एंड दे रिपोर्ट टू द बोर्ड, दे रिपोर्ट टू द CEO, दे रिपोर्ट टू द टॉप मोस्ट लेवल, जहां पर हमने हेड ऑफिस लिखा हुआ है। इनका काम क्या है, एक बार वेयर टू compete डिसाइड हो गया कि हाँ जी हमने किस बिजनेस में जाना है, अब उस बिजनेस के लिए जो स्ट्रेटेजी बनानी है कि भाई कंपीट कैसे करना है, वो सब डिवीजन लेवल पर छोड़ दिया गया। और इसके नीचे आता है फंक्शनल लेवल, जहां पर हर फंक्शन जो परफॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके मैनेजर्स रहते हैं, परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, HR मैनेजर, एडमिन मैनेजर, सेलिंग एंड एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट का मैनेजर, ये सब रहेंगे। और ये क्या करते हैं, हाउ टू इंप्लीमेंट द स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी तो ऊपर से आ गई, लेकिन इंप्लीमेंट किन लोगों ने करना है, आप लोगों ने। तो हाउ यू आर मेकिंग श्योर दैट यू आर इंप्लीमेंटिंग द स्ट्रेटेजी इन द सेम स्पिरिट, जिस स्पिरिट से टॉप से नीचे तक वो स्ट्रेटेजी आई है, राइट। तो ये एक ब्रीफ ओवरव्यू हो गया था, अब हम सब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल्स और लेंगे। तो सबसे पहले पुत्र हमारे सामने आ रहा है कॉर्पोरेट लेवल। जैसा हमने पढ़ा कॉर्पोरेट लेवल के अंदर कौन लोग हैं, पहले आ रहे हैं हेडिंग कॉम्पोजिशन, कौन लोग होंगे इसके अंदर। सो इट सेज द कॉर्पोरेट लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ नॉर्मली CEO, अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्सेट्रा, एंड दीज इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेट इन द स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे टॉप मोस्ट जो डिसीजन लिए जाने हैं वहां पर इन लोगों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि घर में मान लीजिए आपका एक जॉइंट आपका फैमिली है, मम्मी है, पापा है, और आप 2-3 सिबलिंग्स हैं,
घर में ही निर्णय लिया जाना है कि कार कौन सी ली जाएगी। आप कहते हैं मर्सिडीज बहुत अच्छी है, मर्सिडीज लेनी है, और अभी पढ़ रहे हो, खुद के पैसे कुछ नहीं कमाए, पापा कह रहे है तो मर्सिडीज भी बहुत अच्छी है, ले लो। अरे भाई, तुम्हारे पापा की जो क्षमता थी, जिस हिसाब से उन्होंने कमाया, जो वो अफोर्ड कर सकते वो करेंगे, जो तुम्हें करना है अफोर्ड और जो तुम लेना चाहते हो अभी तुम नहीं ले सकते। अभी तो तुम टॉप मोस्ट लेवल पर नहीं हो घर के अंदर। अभी तुम निर्णय कौन से ले सकते हो, कौन सी कोल्ड ड्रिंक पीनी है, मम्मी मुझे काले वाली कोका कोला पसंद है, मुझे लिम्का पसंद है, मुझे फेंटा पसंद है, मिरिंडा पसंद नहीं है, ये निर्णय तुम ले सकते हो। लेकिन कार कौन सी खरीदी जाएगी, इसमें तो जो पापा जी चाहेंगे वही वाली चीज आएगी। तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग जो फैमिली का टॉप मोस्ट पर्सन है, जो हेड ऑफ द फैमिली है, उसके पास है, आप लोगों के पास नहीं है। आप तो फंक्शनल लेवल पर हो, ठीक है ना। रोल, उसके बाद आता है इन लोगों का रोल क्या है। मेनली कॉर्पोरेट लेवल जो टॉप मोस्ट लेवल है, क्या रोल रहेगा। द रोल ऑफ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स इज टू ओवरसी द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजीज फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। ओवरसी द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजीज फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। पूरी ऑर्गेनाइजेशन वाइड जो स्ट्रेटेजीज बनानी है, जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इंपैक्ट करती हैं, उनको डेवलप करना इनका मेन काम है। दिस रोल इंक्लूड्स डिफाइनिंग, ठीक है ना, मिशन एंड गोल्स हो गए, डिटर्मिनिंग व्हाट बिजनेसेस इट शुड बी इन, कौन सा बिजनेस में पैसा डालना है कितने पैसे कितने डिफरेंट बिजनेस को देने हैं, फॉर्मुलेटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग द स्ट्रेटजीज व्हिच स्पैन द इंडिविजुअल बिजनेसेस एंड प्रोवाइडिंग द लीडरशिप फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। सारे पॉइंट रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, समझो चीजों को। मैंने पहले भी कहा था, हमें लॉजिकल अप्रोच से चलना है। रट्टे वाली अप्रोच से चलोगे तो ये सब्जेक्ट में बंटाधार हो जाएगा, ठीक है ना। रट्टा मारने जाओगे तो नहीं हो सकता। सिलेबस में कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 पेज रट्टा मारना है उनका, भाई ना 5 है ना 50 है ना 100 है, बहुत ज्यादा पेजेस है, रट्टा मार के नहीं चला जा सकता। अगर कोई सोचे मैं याद कर लूं, अच्छा एक एक ये है, दूसरा ये, तीसरा ये है, बच्चे हाथ रखकर किताब के ऊपर लर्न करने की कोशिश करते हैं, भाई उस टाइम तो हो जाएगा, 4 दिन बाद सोचेगा कुछ याद नहीं होगा, ठीक है ना। तो रट्टा नहीं सिंपल सी बात है। क्या रोल है, हम कह रहे हैं आपका रोल है ऑर्गेनाइजेशन वाइड स्ट्रेटेजी को बनाना, ऑर्गेनाइजेशन के लिए विजन तैयार करना, मिशन तैयार करना, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव बनाना कि हाँ ये हम अचीव करना चाहते हैं, किस बिजनेस के अंदर हमें जाना है, कौन सा बिजनेस हमें करना है। जैसे आईटीसी कंपनी है, आईटीसी कंपनी को कौन सा बिजनेस टेकअप करना है आज की डेट में, वो किस बिजनेस में नहीं है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एफएमसीजी में भी है, वो बिस्किट्स में है, वो चिप्स में है, वो चॉकलेट्स में है। फिर एक बिल्कुल डिफरेंट क्लोथिंग इंडस्ट्री है, जॉन प्लेयर, विल्स लाइफस्टाइल उनके ब्रांड है। उसके बाद होटल इंडस्ट्री में आईटीसी के हर बड़े शहर के अंदर होटल्स एंड रिजॉर्ट्स है। तो ये निर्णय कौन ले रहा है भाई कि कहां पर हमें जाना है, कौन सा नए बिजनेस में जाना है, ये निर्णय लिया जा रहा है आईटीसी की टॉप मैनेजमेंट के द्वारा। समझ में आ रहा है, विजन मिशन तैयार किया, गोल ऑब्जेक्टिव तैयार किया, कौन से बिजनेस में जाना है। अब इतने सारे बिजनेसेस हो गए, किस बिजनेस में कितना पैसा डालना है, ये निर्णय कौन लेगा, ये भी टॉप मोस्ट वाले लोग जो हैं लेंगे। और उसके बाद पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक लीडरशिप देना कि हाँ भाई इस तरह से काम करना है। एंड लीडरशिप देने का मतलब ये भी होता है कि मान लो अगर कभी डिविजनल मैनेजर्स किसी चीज को लेकर चिंतित हो जाएं तो उसका जवाब कैसे मिले। दे कैन डेफिनेटली कम टू द अगेन टॉप लेवल टू सीक द डायरेक्शन एंड लीडरशिप क्वालिटीज ऑफ द टॉप मोस्ट पीपल की सर हमें यहां पर दिक्कत आ रही है, बताइए हमें यहां पर किस तरह से आगे बढ़ना होगा। तो जैसे एक लीडर अच्छे से काम अपना प्ले करता है, वैसे ही ये भी इनकी हेल्प करेंगे और उस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से बाहर निकालेंगे। तो ये रोल है इनका, जो कि आपके टॉप मोस्ट लेवल पर लोग बैठे हैं। उसके बाद आता है एग्जाम्पल की बात करें, यहां पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ, पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अहमदाबाद हेडक्वार्टर्ड अदानी ग्रुप इज एन इंडियन मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब होता है द बिजनेस, जो ऑर्गेनाइजेशन विच इज इनटू अ लॉट ऑफ डिफरेंट बिजनेसेस विच आर अनरिलेटेड टू ईच अदर। जैसे मैंने आईटीसी के एग्जांपल भी दिया। एक्टिव इन अ वाइड रेंज ऑफ बिजनेसेस लाइक माइनिंग, ऑपरेटिंग पोर्ट्स, एयरपोर्ट, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, सीमेंट एक्सेट्रा। तो कहते जो आपका ग्रुप चेयरमैन है मिस्टर गौतम अदानी, जो कि कॉर्पोरेट लेवल पर बैठे हैं, उनका मेन काम क्या है, स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सेटिंग ओवरऑल स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, एलोकेटिंग द रिसोर्सेज अमंग द डिफरेंट बिजनेस एरियाज, कि भाई किस पर्टिकुलर बिजनेस को कितना पैसा एलोकेट करना है, कितने रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं। 500 करोड़ करूं, 1500 करोड़ करूं, 5000 करोड़ करूं, डिपेंड करेगा ना उस बिजनेस में कितने, इंडस्ट्री का साइज क्या है, आपको कितने रिसोर्सेज चाहिए होंगे। अगर उसकी कोई फैक्ट्री लगने वाली है तो उसका प्लांट एंड मशीनरी कितने रुपए का आता है। इस सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है पैसा एलोकेट किया जाएगा। डिसाइडिंग अगेन वेदर द फर्म शुड डाइवेस्ट इटसेल्फ ऑफ एनी ऑफ इट्स बिजनेसेस, क्या किसी बिजनेस से हमें पैसा बाहर निकालने की जरूरत है जो लग रहा है कि अब इतना ल्यूक्रेटिव नहीं रहा, हमें उतने ज्यादा बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे, तो क्या उस बिजनेस से पैसा निकाल दें। एंड डिटर्मिनिंग वेदर इट शुड एक्वायर एनी न्यू वंस, तो इन सभी चीजों के बारे में डिसीजन लेने का जो जिम्मा है वो आपके कॉर्पोरेट लेवल का है, तो ग्रुप चेयरमैन मिस्टर अदानी लेंगे। ठीक है जी। उसके बाद आगे स्पेशल रोल विद रिस्पेक्ट टू शेयर होल्डर्स। हम ये जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन
कंपनी जो होती है वो चाहे आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन जो ओनर्स होते हैं मेनली वो होते हैं शेयर होल्डर। कंपनी एक्ट वगैरह में आपने पढ़ा है, कंपनी लॉ में पढ़ते हो, पहला चैप्टर पढ़ते हैं ना, आर्टिफिशियल पर्सन ये वो फलाना ढिमका, वो सारी चीज आ गई। तो कहते जो शेयर होल्डर है उन्होंने कंपनी के अंदर पैसा डाला है, अब उनके पैसे का रखवाला कौन है? तो कॉर्पोरेट लेवल ही है, क्योंकि कॉर्पोरेट लेवल ही तो वो लेवल है जो डिसाइड कर रहा है कि पैसा कहां जाएगा, और पैसा किसका, आपका नहीं है। यू हैव रेज द मनी फ्रॉम द वेरियस पीपल इंक्लूडिंग द शेयर होल्डर्स। अगर कल को पैसा ऊपर जाता है, मतलब उनकी वर्थ बढ़ती है, तो भी वाहवाही आपकी है, लेकिन अगर पैसा कम होता है, उनकी वर्थ कम होती है, मार्केट वैल्यू कंपनी की कम होती है, देन यू आर द पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू द शेयर होल्डर, क्योंकि ओवरऑल डिसीजन तो आप ही ले रहे हो ना। जो शेयर होल्डर है वो कोई फंक्शनल लेवल वाले बंदे को जाकर थोड़ी पूछेगा तूने ये काम ठीक से नहीं किया, वो कहेगा साहब मुझे तो ऊपर से स्ट्रेटेजी आई थी मैंने वो कर दिया, और डिवीजन वाला कहेगा साहब मुझे तो ऊपर से स्ट्रेटेजी आई थी मैंने तो वो किया। तो मेनली शेयर होल्डर के पैसे का रखवाला कौन है? द पीपल सिटिंग एट द टॉप, besides overseeing the resource allocation and managing the divestment and acquisition process। कहते रिसोर्स एलोकेशन हो गया, इन्वेस्टमेंट कहां करनी है वो हो गया, कहां से डाइवेस्ट करना है पैसा वो हो गया। उसके अलावा कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन द पीपल हु ओवरसी द स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट ऑफ अ फर्म। मींस क्या हो गया, यही लोग सीईओ टॉप मोस्ट लेवल एंड दोज हु ओ इट, दैट इज द शेयर होल्डर्स। Corporate level managers and mainly the CEO can be viewed as the guardians of the shareholder welfare. It is their responsibility to ensure that the corporate and business strategies, जो भी आप स्ट्रेटेजी ले रहे हो, you have to make sure these are consistent with maximizing shareholder wealth। मतलब जो भी करना सोच समझ कर करना, बिकॉज एक ना चीज होती है, एक चीज होती है, मान लीजिए आपके किसी फ्रेंड ने कह दिया कि भाई आज मेरा बर्थडे है, चल मैं तेरे को पार्टी दे देता हूं। आप कहते चल भाई, उसने मेन्यू आपके सामने रख दिया, कहता भाई जो मंगाना है मंगा ले। अब पैसे किसके जाने वाले? आपके नहीं जाने वाले, उसके जाने वाले हैं। बंदा क्या करता है, जो इमेच्योर वाली हरकतें होती है, मेच्योरिटी वाली पर्सन ये हरकतें नहीं करता, और ना ही आपको करनी है, एक तरह से लेसन भी है आपके लिए। तो आपने क्या किया, जब खुद से कभी खाने जाते हो तो आपको पता है कि आपका बजट कितना है, तो एक डिश या दो डिश एक्सेट्रा ही मंगाते हो, लेकिन मन में जुनून चढ़ा हुआ है कि काश कभी मैं ये वाली जो डिश है ये भी ट्राई कर सकूं, अतरंगी सी डिश है, अतरंगी सा नाम है, या फिर कोई मॉकटेल एक्सेट्रा, आपका मन कर गया कि काश मैं ये पी सकता, लेकिन आपके पास उतने पैसे नहीं होते। फ्रेंड का बर्थडे है, फ्रेंड ने आपको बोला कि भाई जो खाना है खा ले, जो पीना है पी ले, आज तेरा भाई पैसे देगा। आपने कहा भाई ये तो मौके पे चौका मारने वाली पोजीशन आ गई मेरी। आपने जो भी अतरंगी डिश खाने का मन करता था वो सारा आपने मंगा लिया वहां पर, क्योंकि पैसे आपके नहीं जाने वाले। तो इंसान को जब ये पता होता है कि पैसे आपके नहीं जाने वाले हैं, तो आप दूसरे के पैसे बड़ी ऐश करते हो। द सेम पॉइंट कम्स ओवर हियर एट अ लार्जर लेवल, लार्जर पिक्चर अगर देखें, सीईओ साहब बैठे, मान लो मैंने एक बिजनेस सेटअप कर लिया, मैं सीईओ बन गया, कंपनी बना ली, शेयर होल्डर से पैसे ने, पब्लिक कंपनी है, लोगों से पैसे आ गए, अब मेरे पास 10,000 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा हो गया। सवाल उठता है कि मैं ये पैसा कहां लगाऊं, क्या ये मेरे पैसे हैं? डायरेक्टली तो भाई मेरे नहीं है। क्या अगर बिजनेस फेल हो गया मुझे जेल में डाल देंगे? ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। कॉर्पोरेट लॉज प्रोटेक्ट अंटिल अनलेस आपने फ्रॉड किया, वो अलग सिचुएशन होगी। मैं तो सिर्फ ये बात करूं कि अगर मैंने पैसा, मेरी जजमेंट सही नहीं थी यार, मैंने पैसा ना इस बिजनेस की बजाय एक डैश बिजनेस में डाल दिया जहां इतनी ग्रोथ नहीं हो पाई, तो क्या मुझे पकड़कर जेल में डाल दोगे क्या? आंसर है नहीं। तो सेम पॉइंट कम्स ओवर हियर। इसीलिए बार बार इस पॉइंट पर फोकस किया जा रहा है कि यार आपने ऐसी स्ट्रेटेजीज टेकअप करनी है विच आर कंसिस्टेंट विद द शेयर होल्डर वेल्थ, क्योंकि आप ऐसी पोजीशन में हो जहां पर द पीपल आर ट्रस्टिंग यू। लोग अपना पैसा क्यों डाल रहे हैं? बिकॉज दे आर ट्रस्टिंग द लीडरशिप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो बंदा आपकी कंपनी में पैसे लगा रहा है वो ये नहीं जानता कि कंपनी के फंक्शनल डिपार्टमेंट में कौन पर्सन काम कर रहा है, कौन सा चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा हुआ वहां पर अकाउंटिंग कर रहा है, या फिर कौन सा आईआईएम का एमबीए बैठकर वहां पर डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन ले रहा है, एट द फंक्शनल लेवल या एट द डिविजनल लेवल। द पीपल हु आर इन्वेस्टिंग द मनी आर लुकिंग एट द लार्जर पिक्चर, दे आर सीइंग कि यार टॉप पे बंदा कौन बैठा है, वी हैव अ ट्रस्ट इन दिस पर्सन, क्योंकि इसका हिस्ट्री बड़ा सही रहा है, तो हमारा पैसा यहां पर सेफ रहेगा। और मान लो कि आपने ऐसे ऐसे बिजनेस में पैसा डाल दिया जहां आप पैसा डुबा दिया, तो वो शेयर होल्डर का पैसा आपने एक तो गंवा दिया, और दूसरा आपके ऊपर फ्यूचर में अब कोई भी विश्वास नहीं करेगा। मींस ओवरऑल जो कंपनी है उसकी मार्केट पोजीशन ऐसी हो जाएगी कि अब आपको कोई खड़ा नहीं कर पाएगा। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम पर्टिकुलर पॉइंट ओवर हेयर। जैसे मुझे एक एग्जांपल याद आता है जी, कुछ साल पहले की बात है, मैं डिनर पर मैडम के साथ कहीं गया हुआ था, तो एक संबंधी था हमारा, ठीक है ना, तो हमने उसको बोल दिया कि भाई डिनर पर चलेगा, मतलब आउट ऑफ ये आपको पूछना पड़ता है कई बार, तो वो भी बोल दिया कि हाँ चलो भाई, चलो भैया चलते हैं। मैंने कहा ठीक है ठीक है, इतनी दिक्कत नहीं थी, कोई इशू नहीं है, तो वो भी हमारे साथ चला गया। तो वी वर इन 5 स्टार होटल, तो हम अपना जो खाते हैं पीते हैं हमने वो मंगा लिया। मैंने कहा भाई तू भी शेयर करेगा? कहता हाँ जी भैया ये भी खाऊंगा।
फिर वो कहता है मैं ना एक डिश मंगा लूं। अब बोल दिया, आप सामने से कैसे मना करोगे, मैं तो कह रहा हूँ संबंधी है, ठीक है ना, रिलेशंस रिलेटिव्स वाली बात आ गई। मैंने कहा मंगा ले। वो कहता जी मैंने खाना है वेज लसागने। अब मैंने तो पहली बार सुना, मुझे ये भी नहीं पता उसको लसागने बोलते क्या बोलते हैं। मैंने कहा भाई मंगा ले। अब जब वो डिश आई तो साफ पता लग रहा था कि वो कब से ट्राई करना चाहता था, लेकिन उसकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही थी। लेकिन उसको लगा कि भाई यहाँ पे अच्छा मौका है, राहुल भैया साथ में है, मैडम साथ में है, तो पेमेंट तो ये करेंगे, बिल तो ये देंगे, मैं तो थोड़ा इनसे उम्र में अभी छोटा हूं, तो चलो आज ये चीज खाई जाए। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? सो वही सेम सिचुएशन यहां पर आ जाती है। आपको लग रहा है कि भाई ऐश करनी है, दूसरे के पैसे हैं तो चलो ऐसा करते हैं। आज की डेट में कितने सारे बिजनेसेस ऐसे हैं, पर्टिकुलरली आई नो अ लॉट ऑफ पीपल इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में उन्होंने प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट किया, लॉन्च कर दिया, जो ग्रैंड लॉन्चिंग हो रही है ये है वो, एक बढ़िया सा ऑफिस बना दिया और सैंपल ऑफिस बना दिया, लोगों को कह रहे हैं भाई आओ। अब लोगों के पास जब पैसे हैं तो इन्वेस्ट करने कहाँ जाए, बड़ी ही लिमिटेड सी ऑप्शन है। आप गोल्ड ले लो, रियल एस्टेट में चले जाओ या फिर शेयर मार्केट में चले जाओ। तो लोग रियल एस्टेट की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू ओवर द पीरियड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद रिटर्न्स का स्कोप काफी अच्छा आपके पास होता है और कैपिटल गेन्स का स्कोप भी काफी अच्छा रहता है। तो लोग जाकर वहां पर अपना बुकिंग कर लेते हैं। बिल्डर साहब ने कह दिया भाई 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन जो ये हमारा प्रोजेक्ट है पूरा करके आपको दे देंगे, फलाना ढिमका, पैसे ले लिए और बिल्डिंग धीरे 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 जो है बन रही है। बाद में क्या होता है, जो ग्रुप के जो ये लीडर लोग होते हैं, लीडर लोग मतलब जो कि सीईओ हो गए, मैनेजिंग डायरेक्टर, सारी एक ही फैमिली के होते हैं। आप नॉर्मली कोई भी ग्रुप देखोगे, उनका जो मेन पर्सन होगा, चेयरमैन एक्सेक्टर, उनकी वेबसाइट पर जाकर देखना जो सरनेम होगा चेयरमैन का, बड़े सारे लोगों को ना वही वाला होगा जो नीचे के उनके मतलब कॉर्पोरेट लेवल के लोग होंगे। तो आपको समझ आ जाएगा भाई ये फैमिली के लोग ही मिलकर इसको चला रहे हैं। तो जब इतना सारा पैसा आता है, प्रोजेक्ट गया भाड़ में, सबसे पहले वो क्या करते हैं भाई, अपने लिए लेते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां, और अपने लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली, लोगों के पैसे से आपने वो कर दिया। सो जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, द वेरियस वेंडर्स विद हुम यू आर एसोसिएटेड विद, जब वो आपसे बिल रेज करते हैं, डोंट हैव एनी मनी लिव, आपके पास कोई पैसा है ही नहीं उनको देने के लिए। तो प्रोजेक्ट का जो काम था वो रुक जाता है। लोग देख रहे हैं जिन्होंने पैसा लगाया था, आज बनेगा कल बनेगा, और कुछ न्यूज आती है कुछ साल के बाद कि भाई जो ये प्रमोटर था वो तो चंपत हो गया, भाग गया, भाग गया। उसको पकड़ कर लाए, लेट से हद से जेल में भी डाल दिया। वैसे तो इतनी नौबत आएगी नहीं, पैसे देकर छूट जाता है, फिर भी मान लो जेल में डाल दिया, ठीक है। क्या जेल में डालने से पर्पस सॉल्व हो गया? क्या उन लोगों का पैसा वापस मिल गया? क्या उन लोगों ने जो सोचकर पैसा लगाया था कि मैं इस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहा हूं और मेरा इतना एक्सपेक्टेशन है हो सकता है किसी ने अपना खुद का ऑफिस वहां पर खोलना हो, अगर आपने किसी फ्लैट में लगाया तो हो सकता है आपको खुद के उस फ्लैट में शिफ्ट करना हो, बड़े सारे प्लान्स होते हैं लोगों के, लेकिन सारे के सारे प्लान धरे रह गए। ये क्यों हुआ? इसीलिए इस पॉइंट को हम डिस्कस करें, बिकॉज आपने जो पैसा खर्च किया और जो आपके पास आया था पैसा, वो दोनों सेम नहीं थे। अदरवाइज इफ इट्स योर मनी यू विल ऑलवेज स्पेंड इट एज अ प्रूडेंट पर्सन। आप सोच समझकर खर्च करोगे, लेकिन जो पैसा है ही आपका नहीं है, आप उसको सोच समझकर हो सकता है खर्च ना करो। इसीलिए पॉइंट कह रहा है भाई ध्यान रखना, ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एंश्योर दैट द कॉर्पोरेट एंड बिजनेस स्ट्रेटेजीज आर कंसिस्टेंट विद मैक्सिमाइजिंग द शेयर होल्डर वेल्थ, एंड इफ दे आर नॉट, अगर ऐसा नहीं हुआ, देन अल्टीमेटली द सीईओ इज लाइकली टू बी हेल्ड अकाउंटेबल बाय द शेयर होल्डर। अकाउंटेबल का मतलब यही है कि भाई जनरल मीटिंग में आकर तुमसे सवाल जवाब कर लेंगे, उससे ज्यादा जो मैंने कहा तुम्हें जेल में नहीं डाल सकते अनटिल अनलेस तुमने फ्रॉड किया हो, ठीक है ना। सो ये हमारा कॉर्पोरेट लेवल रहा। लास्ट वाला पॉइंट बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही अच्छा है कि जो आपके कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स हो गए उनका और शेयर होल्डर्स के बीच में लिंक क्रिएट करता है हमारा कॉर्पोरेट लेवल। सो इट हैज टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट हमारे सामने आता है बिजनेस लेवल। मैंने साथ साथ कुछ नोट्स अगर बनाए होंगे तो आपको मैं लिखवाता रहूंगा। हाँ जी, कहता बिजनेस लेवल जो कि कॉर्पोरेट लेवल से नीचे। अब कॉर्पोरेट लेवल ने स्ट्रेटेजी बना दी, बिजनेस लेवल को दे दिया। जैसे कि एग्जांपल अभी हम कंस्ट्रक्शन फर्म वाला एग्जांपल ले रहे हैं, तो लेट से अगर मैं उसी को आगे लेकर जाता हूं, तो एक ग्रुप है जी, लेट से एक्स वाई जेड ग्रुप करके। उस एक्स वाई जेड ग्रुप का लेट से एक पर्टिकुलर शहर, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, लेट से मुंबई, मुंबई के अंदर एक एक्स वाई जेड ग्रुप करके है। तो वो क्या हो गया जी, कॉर्पोरेट लेवल हो गया। उनके डिफरेंट डिफरेंट जगह पर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बोरीवली में चल रहा है, कांदीवली में चल रहा है, विरार में चल रहा है, बांद्रा में चल रहा है, मलाड में चल रहा है, एक्सेट्रा डिफरेंट जगह पर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो हर प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने क्या किया, एक बिजनेस लेवल बना दिया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, ऊपर से अपना स्ट्रेटेजी जो है सारी बना दी। कहते भाई जो है बोरीवली वाला प्रोजेक्ट है इसको दे दो 500 करोड़, ये जो कांदीवली वाला प्रोजेक्ट है 700 करोड़ दे दो, बांद्रा थोड़ा महंगा इलाका कहते हैं वहां पे 1500 करोड़ दे डाले ये वो। अब उसके बाद
कौन एक्ट करेगा, उसके बाद काम आ गया बिजनेस लेवल का। वो कॉर्पोरेट लेवल जो बार बार जाकर हर प्रोजेक्ट का ये नहीं देखेगा कितना कंप्लीशन हो गया, कितना सक्सेसफुल और एक्सेट्रा ना, अब बिजनेस लेवल आ गया, ठीक है ना। हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, कंटिन्यू करते हुए, दिस लेवल कंसिस्ट ऑफ द बिजनेस लेवल मैनेजर और द डिविजनल मैनेजर। तो यहां बिजनेस लेवल भी बोल सकते हो, डिविजनल लेवल भी बोल सकते हो, और जो इनको हेड कर रहा है पुत्र ओहदा नाम तो बिजनेस लेवल मैनेजर भी रख लो, भावे डिविजनल मैनेजर भी रख लो, एक ही गल है। कहते अ स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। अभी इसकी पूरी डिटेल नहीं आएगी इस चैप्टर में, इस पर्टिकुलर पॉइंट की डिटेल हमें आगे आने वाले किसी चैप्टर में मिल जाएगी, ठीक है ना। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट आज की डेट में बड़ा ही फेमस कॉन्सेप्ट है कि एक कॉन्ग्लोमरेट होता है, मतलब टॉप लेवल हो गया, उसने नीचे काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस खोल दिए, तो उस हर एक बिजनेस को एसबीयू के नाम से जाना जाता है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। जैसे कि मैंने आईटीसी का एग्जांपल लिया, तो उनका जो एफएमसीजी डिवीजन हो गया वो आपका एक पर्टिकुलर एसबी हो गया, आपका जो होटल चेन हो गया वो आपका एक एसबी हो गया, आप क्लोथ्स में डील करते हो एसबी हो गया, आप सिगरेट बनाते हो, ठीक है ना, तो वो क्या हो गया, एक एसबीयू हो गया। तो इस तरह से स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स होते हैं, और उस एसबीयू को जो बंदा हेड कर रहा है वो बिजनेस लेवल मैनेजर या फिर डिवीजन लेवल मैनेजर हो गया। तो कहते हैं एसबीयू क्या है, इट्स अ सेल्फ कंटेन्ड डिवीजन, सेल्फ कंटेन्ड डिवीजन, अपने आप में एक तरह का बिजनेस कैरी ऑन हो रहा है विद इट्स ओन फंक्शंस, उसके पास सारे फंक्शन है, अपना फाइनेंस, अपना परचेज, अपना प्रोडक्शन, अपना मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। मतलब एसबीयू 1 के जो ये डिपार्टमेंट है आपको एसबीयू 2 के साथ शेयर नहीं करने, आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट सिर्फ आपकी फाइनेंस की बात करेगा, आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट सिर्फ आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिवाइस करेगा और आपके प्रोडक्ट्स को ही प्रमोट करेगा, एसबीयू 2 वाले का उसको करेगा, राइट। दैट प्रोवाइड्स अ प्रोडक्ट और सर्विस फॉर अ पर्टिकुलर मार्केट। द प्रिंसिपल जनरल मैनेजर एट द बिजनेस लेवल और द बिजनेस लेवल मैनेजर इज द हेड ऑफ दिस डिवीजन, दैट इज एसबीयू। तो एसबीयू को हेड करने वाला जो इंसान है उसका नाम रख दिया बिजनेस लेवल मैनेजर या फिर डिवीजन लेवल मैनेजर। शुड बी क्लियर, बहुत आराम से चल रहे हैं, एग्जांपल के साथ लेकर चलते हुए चल रहे हैं, सो दैट आपको सब चीजें क्लियर होती जाएं। कहते भाई जैसे कॉर्पोरेट वालों का रोल था, इनका क्या रोल है, हमने क्या पढ़ा पहले, यहां कॉम्पोजिशन रोल, सिमिलरली यहां कॉम्पोजिशन पढ़ लिया, रोल। It says the strategic role of these managers is to translate the general statements of direction and intent that come from the corporate level into the concrete strategies for individual business. क्या बोला, टू ट्रांसलेट द जनरल स्टेटमेंट ऑफ डायरेक्शन एंड इंटेंट। अगर सब चीज कॉर्पोरेट लेवल बता देगा तो तुम क्या करोगे, उन्हें तुम एक जनरल डायरेक्शन देकर छोड़ दिया कि भाई तुम्हें ऐसे करना है, दिस इज आवर इंटेंशन, वी विश टू अचीव दिस, एंड तुम्हें क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है इनटू द कंक्रीट स्ट्रेटेजी फॉर योर इंडिविजुअल बिजनेस। कॉर्पोरेट वाला फॉर एग्जांपल, एक माइंड में ऐसा विजुअलाइज करो, एक बोर्ड रूम है, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर बैठे हैं और उन्होंने 3 लोग इधर और 3 लोग कॉन्फ्रेंस टेबल के इधर बैठ गए, मतलब 6 एसबीयू के मैनेजर्स यहां पर बैठे हैं, उन्होंने अपना ओवरऑल एक डायरेक्शन दे दिया और अपना इंटेंशन बता दी कि भाई तुमसे मैं ये चीज एक्सपेक्ट करता हूं। अब उसके बाद हर एसबीयू के लिए जो स्ट्रेटेजी बनानी है वो उस पर्टिकुलर एसबीयू के मैनेजर का जो है वो रोल रहेगा, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, जनरल डायरेक्शन आपको दी जाएगी। इन सिंपल वर्ड्स इट सेज कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स, एक मिनट, इन सिंपल टर्म्स corporate level managers provide an organization level view of the strategy and what they want to achieve, but it is on the business level managers to ensure that or their particular business the one they are responsible for। organization wide strategy बना दी टॉप लेवल ने, कॉर्पोरेट लेवल ने, और उसकी छोटी छोटी इंडिविजुअल बिजनेस वाइज स्ट्रेटेजी कौन बनाएगा, एसबीयू बनाएगा। सो वेयर एज द कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स आर कंसर्न्ड विद द स्ट्रेटेजीज दैट्स बीन इंडिविजुअल बिजनेसेस, उन्हें ओवरऑल सबके लिए बनानी है, बट बिजनेस लेवल मैनेजर्स आर कंसर्न्ड विद द स्ट्रेटेजीज दैट आर स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर बिजनेस। समझ में आया क्या। तो हम यहां पर एक पॉइंट नंबर एक यहां का मैं चाहूंगा बनाना, नंबर हमारे अब तक कितने नंबर हो गए एक बार देख लें, आई थिंक 2 या सो मैं एक 3 नंबर उसके लिए बनाऊंगा और एक 4 नंबर चित्र के थ्रू जाएंगे तो थोड़ा सा हमें बेहतर तरीके से समझ आएगा। सो हमने पॉइंट नंबर 3 पर वापस आ गया, पहले हम कॉर्पोरेट लेवल में पढ़ रहे थे, एक लास्ट पॉइंट पढ़ा था स्पेशल और विद रिस्पेक्ट टू द शेयर होल्डर। सो वी सेड दैट फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर कॉर्पोरेट लेवल, दिस इज द कॉर्पोरेट लेवल। हमने क्या बोला, it provides a link, it provides a link between the shareholders, the people who have invested the money। ये ऐसा करते हैं, इसको इधर रखते हैं, वो बेहतर समझ आएगा। शेयर होल्डर्स ने अपना पैसा जो लगाया है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
उसका लिंकेज कौन है, कॉर्पोरेट लेवल है बिटवीन द शेयर होल्डर्स एंड द कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स एंड द कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स. You have to be little bit innovative when you are reading the theory कि यार इसके साथ मैं क्या कर सकता हूं. आई वॉज अ काइंड ऑफ स्टूडेंट, हर एग्जाम में ऑलमोस्ट रैंक लेकर आए, ऑल इंडिया रैंक 1 तक भी पहुंचे. अगर आपने देखा ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 3, ऑल इंडिया रैंक 4, 13, 41 और बाकी अगर कभी रैंक आया भी नहीं बाई चांस तो सब एग्जाम फर्स्ट शॉट में ही क्लियर किए. अब ऐसा क्या था, मुझे ऐसी क्या नब्ज पता थी, अदरवाइज हम उसी एग्जाम में बैठ रहे थे जहां पर मुश्किल से 7-8% रिजल्ट आ रहा था, 92%, 92% फेल हो रहे थे. तो ऐसा हम क्या करते थे बहुत बच्चे जानने के इच्छुक रहते हैं कि यार सर ने इतना कुछ अचीव किया, ये कैसे हो गया. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दैट कम्स द प्रेजेंटेशन. मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूं, पूरा इंडिया यही थ्योरी पढ़ा रहा है, एग्जाम में आएगा सब बच्चे यही थ्योरी लिख कर आएंगे, सिंपल सी बात है. तो ऐसा क्यों होता है कि एक बच्चा फेल हो जाता है, एक 50 पर रुक जाता है, एक एग्जामेशन ले आता है और एक बच्चा सीधा रैंक होल्डर बनकर निकलता है. और रैंक में भी एक बच्चा रैंक 1 तक पहुंच गया, एक रैंक 50 पे है, और उसके बाद कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि सिर्फ नॉर्मल पास हो गए, रैंक नहीं ले पाए और कुछ फेल हो गए. पढ़ा तो सबने यही है. difference comes in how you write rather than what you write. It matters what you are writing, but what matters more is how you are expressing yourself, how you are writing. बहुत बार होता है लाइफ में, आप बहुत लोगों से मिलते हैं, कई बार आप ऐसे पर्सन से मिलते हैं, आप कहते हैं मजा आ गया मिलकर, व्हाट अ प्रेजेंटेबल गाई. वहीं आप कई बार ऐसे किसी पर्सन से मिलते हैं, आप कहते हैं नहीं यार कोई बात नहीं है बंदे में, मतलब मजा नहीं आया. सो सेम वे यहां पर आता है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे. एक स्टूडेंट ऐसा होगा जो 10 लाख के पैकेज पर होगा, एक ऐसा होगा जो 20 लाख के पैकेज पर होगा. सेम वे में जब प्रैक्टिस में जो जाएंगे, एक ऐसा होगा जो 1 साल की 50 लाख रुपए की प्रैक्टिस कर रहा होगा, दूसरा होगा वो 1 करोड़ की कर रहा होगा. डिफरेंस कहां पर आ रहा है, पढ़ा तो सब एक जैसा है. क्या तुम्हारे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में और जो तुम्हारा फ्रेंड है कोई फर्क है उसमें? मैं कहता हूं दोनों विदाउट रैंक होल्डर वाले, कोई इसमें स्पेसिफिक नहीं है, तो दोनों रैंक होल्डर विदाउट रैंक होल्डर तब भी आप डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी अर्न कर रहे होंगे. फर्क यह आता है कि आप कितना बेस्ट अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हैं टुवर्ड्स योर क्लाइंट्स, उससे फर्क आता है. द सेम वे, अब ये लाइन है कि भाई कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर और शेयर होल्डर के बीच में ना कॉर्पोरेट लेवल लिंक है, लिख रहे हैं लोग, भाई तुम ये चित्र बनाओ ना, हो गया, तुम्हें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है. तो कॉर्पोरेट लेवल इज अ लिंक बिटवीन द टू. कॉर्पोरेट लेवल जो है इट्स अ लिंक बिटवीन द टू, और चित्र के थ्रू बिल्कुल इजीली क्लियरली समझ आ पा रही है ये वाली चीज. ठीक है ना. आपके सब्जेक्ट में ऑब्वियसली आई एम माई सेल्फ टेकिंग द पेन कि जितना ज्यादा हो सके मैं बनवाऊंगा, लेकिन फिर भी एक लिमिटेशन आ जाती है. तो ऐसा नहीं कि जितने मैंने बनाए सिर्फ उतने करने हैं, इसके अलावा भी सोचते रहिए जब थ्योरी पढ़ रहे हैं कि इसको किस तरह से हम डायग्राम के अंदर उतार सकते हैं, बिकॉज दैट इज द थिंग विच विल क्रिएट द डिफरेंस बिटवीन RSA आर्मी एंड द ऑल अदर्स, एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू एक्सेल. ठीक है ना. चलिए, तो हमने ये कहा कि शेयर होल्डर है, कॉर्पोरेट लेवल है, लिंक बिटवीन द टू ये है. कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर को क्या करना है, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर को क्या करना है, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर को अंडरटेक द स्ट्रेटेजीज, अंडरटेक द स्ट्रेटेजीज consistent with maximizing shareholders wealth, consistent with maximizing shareholders wealth. आपको ऐसी स्ट्रेटेजीज अपने यहां पर अडॉप्ट करनी है. तो ये लिंक हो गया कॉर्पोरेट लेवल बिटवीन द टू. ठीक है. और फोर्थ पॉइंट हम अभी क्या पढ़ रहे थे, फोर्थ ये आपके लिए बना रहा हूं, अपने लिए नहीं, नोट करिएगा जरूर. हाँ जी, चौथा पॉइंट हम कहां पढ़ रहे थे, वापस आ जाते हैं एक बार. हम कह रहे थे रोल है, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर ने तो जनरल डायरेक्शन और इंटेंट दे दी स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स को, डिविजन्स को. अब उन्होंने अपने अपने बिजनेस के लिए क्या करना है, कंक्रीट स्ट्रेटेजी बनानी है. सो इट्स अ काइंड ऑफ सच सिचुएशन. हम कह रहे हैं लेट्स से दिस इज द कॉर्पोरेट लेवल. आपने क्या किया, 5 डिफरेंट SBUs को
5 डिफरेंट एसबीयूज को जनरल डायरेक्शन दे डाली। ये लीजिए, सो देयर वर 5 डिफरेंट एसबीयूज, SBU1, SBU2, SBU3, SBU4 एंड SBU5। आपने क्या किया, यू गिव अ जनरल डायरेक्शन एंड इंटेंट टू दिस 5 डिविजन्स। सो यहां से क्या फ्लो है, वी विल से दिस इज नथिंग बट द जनरल डायरेक्शन एंड इंटेंट। ये फ्लो कर गया, फ्लो कर गया, हम यही बना देते हैं एरो, यहां से फ्लो कर गया। ठीक है जी, इन्होंने एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी बता दी कि भाई हम तुमसे ये चाहते हैं। इसके बाद जो भी कंक्रीट स्ट्रेटेजी बनाना है फॉर ईच इंडिविजुअल बिजनेस, ये इन सब का निर्णय होगा, ये इन सब का निर्णय होगा। तो अपने अपने बिजनेस के लिए कंक्रीट स्ट्रेटेजी बनाने का जो जिम्मा है, नाउ इट इज ऑन देम। तो लिख देते हैं यहां पर, टू डिवाइस द कंक्रीट स्ट्रेटेजीज, to devise the concrete strategies for their particular business। ये इन सब की जिम्मेवारी है कि अपने अपने बिजनेस के लिए अब तुम्हें स्ट्रेटेजी बनानी है। देख लीजिए आराम से, शुड बी क्लियर, ये है यहां पर तो डायग्रामेटिकली सपोर्ट करते चलेंगे चीजों को। ये हो गया रोल के बारे में कि भाई तुम्हारा रोल क्या है। तो दिस इज डिफाइनिंग द रोल ऑफ एसबीयूज, ये आपका रोल हो गया। रोल ऑफ एसबीयूज मतलब रोल ऑफ एसबीयू मैनेजर है, रोल ऑफ बिजनेस लेवल मैनेजर, ऐसे लिख देते हैं, रोल ऑफ बिजनेस लेवल मैनेजर्स। ठीक है ना, ये सभी के लिए है। वापिस आते हैं जी, आइए। तो पिछला जो एग्जांपल अदानी साहब का पढ़ रहे थे, उस एग्जांपल को जरा कंटिन्यू करते हैं, क्या हो रहा है। कहते कंटिन्यूइंग द अबव एग्जांपल ऑफ अदानी ग्रुप, it is not the specific responsibility of Mr. Adani and other senior executive to develop the strategies for competing in the individual business areas। एक बिजनेस एरिया में कैसे कंपीट करना है, ये आपका काम नहीं है। आपका काम सिर्फ इतना है कि आप जनरल डायरेक्शन दे दो, उसके बाद हर एसबीयू, हर बिजनेस जो है उसका जो मैनेजर है पर्टिकुलर, वो अपने आप डिवाइस करेगा स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी। डेवलपमेंट ऑफ सच स्ट्रेटेजीज इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दोज इन चार्ज ऑफ द डिफरेंट बिजनेसेस कॉल्ड द बिजनेस लेवल मैनेजर्स। ठीक हो गया। तीसरा लेवल आ रहा है हमारे पास, फंक्शनल लेवल। अब तक दोनों का रोल और दोनों की कॉम्पोजिशन पूर्ण तरीके से क्लियर है। फंक्शनल लेवल, नाम में ही क्लियर है, फंक्शनल लेवल ऐसा लेवल जहां पर फंक्शंस है। क्या फंक्शंस होते हैं बिजनेस के अंदर, मेन बात करेंगे। जो हम पहले से कहते आ रहे हैं, फाइनेंस है, एचआर है, परचेज है, प्रोडक्शन है, एडमिन है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट है। सो दिस लेवल कंसिस्ट ऑफ द functional managers, for example finance, purchase, production, marketing departments etc। and functional manager जो होता है, he is the head of a particular function। functional manager का मतलब क्या, जो उस particular function का बॉस हो गया। बिजनेस लेवल मैनेजर कौन था, जो उस पर्टिकुलर बिजनेस का बॉस हो गया, राइट। इनके रोल की बात करें, फंक्शनल लेवल मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शंस और द ऑपरेशंस दैट कॉन्स्टिट्यूट अ कंपनी और वन ऑफ इट्स डिवीजन। अब उसने यहां पर क्यों बोला दैट कॉन्स्टिट्यूट अ कंपनी और वन ऑफ इट्स डिवीजन। मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन एक सिंगल प्रोडक्ट में डील कर रही है, तो उसका क्या होगा, टॉप पर हो गए, ठीक है ना, मतलब टॉप पर बॉस आ गए और उसके नीचे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस आ गए, हर फंक्शन का एक मैनेजर है। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉन्ग्लोमरेट की, एक ह्यूज लार्ज कॉन्ग्लोमरेट, जैसे हमने अदानी ग्रुप की बात की, अंबानी ग्रुप हो गया, आईटीसी हो गया, तो यहां पर ऐसा नहीं होता कि टॉप हो गया और नीचे फंक्शनल मैनेजर आ गए, इनके बीच में देयर इज एन एसबीयू, क्योंकि हर एसबीयू अपने आप में एक डिफरेंट बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका अपना अलग सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स है। सैमसंग कंपनी है, अब सैमसंग कंपनी की अगर बात करूं तो सैमसंग कंपनी एक वीडियो डिस्प्ले में है, टीवी में है, तो वहां पर उनके अलग सेट ऑफ कॉम्पिटिटर हो गए। रेफ्रिजरेटर बना रहे हैं वहां पर अलग हो गए, वॉशिंग मशीन बना रहे हैं वहां पर अलग हो गए, मोबाइल बना रहे हैं भैया वहां पर अलग कॉम्पिटिटर हो गए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो वहां पर टॉप लेवल, उसके बाद एसबीयू, एसबीयू के अपने फंक्शंस। तो जब हम कह रहे हैं फंक्शनल लेवल, अगर एक सिंगल प्रोडक्ट वाली कंपनी है तो ये सीधा सीधा कंपनी के नीचे होंगे, अगर कंपनी के पास एसबीयूज हैं तो आप डिविजन्स के नीचे होंगे। सो अ फंक्शनल मैनेजर्स स्फीयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज जनरली कन्फाइंड टू वन ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी। सिर्फ एक एक्टिविटी की तरफ देखना है आपने,
फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उनका एक फाइनेंस हेड बना दिया, कोई भी नाम रख दो, मैनेजर फाइनेंस रख दो, प्रेसिडेंट फाइनेंस रख दो, सीएफओ रख दो, ठीक है ना, नाम में कुछ नहीं रखा, पोजीशन आप क्या हैंडल कर रहे हो वो मेन आता है। तो हमने कहा कि भाई एसबीयू 1 के अंदर जो फाइनेंस है उस डिपार्टमेंट का हेड हो गया। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी कि इस एसबीयू के सभी फाइनेंसेस की तरफ देखना एंड टू मेक श्योर कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको सही से निभाना। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है कि भाई सब जो कॉस्ट लग रही है उस कॉस्ट को सही से पहचानना और मार्केट प्राइस फिक्स करने में बाकी डिपार्टमेंट के साथ बैठकर उनकी हेल्प करना, एक ट्रू पिक्चर ऑफ कॉस्ट दिखा देना। जितने भी कंप्लायंसेस हैं, चाहे वो इनकम टैक्स है, जीएसटी है या फिर अदर टैक्सेस हैं, ध्यान देना कि हाँ वो सही से हो रहा है, हम सारी कंप्लायंसेस कर रहे हैं, सारे टैक्स जमा करा रहे हैं समय पर, सारे रिटर्न्स एक्सेट्रा फाइल कर रहे हैं। उसके अलावा भी फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर जो भी और आपके स्फीयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा वो सब आपको ही देखना है, ठीक है। वेयर एज जनरल मैनेजर, कहते हैं ये तो फंक्शनल मैनेजर का स्फीयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, लेकिन जब जनरल मैनेजर की बात करें, दे ओवरसी द ऑपरेशन ऑफ होल कंपनी और डिवीजन। जनरल मैनेजर कौन हो गया यहां पर, डिविजनल मैनेजर की बात कर रहे हैं। ऑल्दो दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कहते हैं फंक्शनल वाला कंपनी की परफॉर्मेंस के लिए जिम्मेवार नहीं है ओवरऑल, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे हैव अ मेजर स्ट्रेटेजिक रोल to develop functional strategies in their area which help to fulfill the strategic objectives set by the business and corporate level general manager। अब देखने में क्या लगता है यार ये तो सबसे नीचे वाले लेवल के हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस होगी, जबकि ऐसा नहीं है, दे आर डेफिनेटली मोर इंपॉर्टेंट। टॉप लेवल ने सिर्फ अपनी जनरल डायरेक्शन बताई, एसबीयू ने उठाकर बिजनेस लेवल मैनेजर ने स्ट्रेटेजी बना दी, स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कहां पर होगी, एट द माइन्यूटेस्ट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। वो माइन्यूटेस्ट लेवल कौन सा है, फंक्शनल मैनेजर ही तो है। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करते हुए आ रहे हैं, अगर आप अपना काम अच्छे से करोगे तभी वो ऑब्जेक्टिव जो है जाकर अचीव हो पाएगा। मान लीजिए सीएफओ साहब ने अपने नीचे टीम बना ली और उनको कॉस्ट कटिंग का बड़ा मजा आता है, तो उन्होंने क्या सोचा, सीए ना मैं सिर्फ एक ही रखूंगा। हालांकि फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर ऑलमोस्ट 15 लोगों की जगह है, अब उन्हें कम से कम 3 या 4 सीए रखकर उनके नीचे जो आप ग्रेजुएट नॉर्मली या पोस्ट ग्रेजुएट फाइनेंस फील्ड के लोग रख दो। लेकिन उन्होंने क्या किया, सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रखा और सारे के सारे बीकॉम वाले लोग भर दिए, सारे के सारे बीकॉम वाले लोग भर दिए। और सीईओ क्या कहते, तू ना इनको ट्रेन देके कर दे, प्रैक्टिकल नॉलेज तो होती ही है, प्रैक्टिकल नॉलेज ही मेन होती है, नहीं कि सीए तो क्या हुआ तू बता दे इनको कैसे करना है। लेकिन वो चीज उन पे भारी पड़ गई क्योंकि वो ग्रेजुएट उतने ज्यादा ऑब्वियसली निपुण नहीं थे चीजों को सीखने के लिए, और जब कुछ समय के बाद ऑडिट हुआ तो पता चला भाई सब कुछ इन्होंने गलत कर रखा है। तो आप क्या अपनी एसबीयू का ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए, आंसर है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारे फाइनेंस में गलतियां ही गलतियां निकल कर आ रही हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं हमने बुक ही नहीं कर रखे। जब आपने एक्सपेंस बुक ही नहीं कर रखे, जो आपका एसबीयू का प्रॉफिट है वो गलत प्रॉफिट आ रहा है, आपने जो मार्केट प्राइस तय किया है प्रोडक्ट का वो गलत है, आप अपने कॉम्पिटिटर से कंपीट ही गलत कर रहे हो, बिकॉज आपका जो प्रोडक्ट मार्केट में जा रहा है वो कस्टमर को रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे रहा है। आर यू गेटिंग? सो फंक्शनल लेवल मैनेजर ऐसा नहीं है कि सबसे लोएस्ट लेवल पर है तो कुछ भी कर लो, इंपॉर्टेंस नहीं, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक गुड चंक ऑफ पीपल विद द करेक्ट सेट ऑफ कैपेबिलिटीज वाले लोग चाहिए, हु कैन अंडरस्टैंड the needs of the business level department, business level managers, and then work accordingly in the pursuit of accomplishment of the objectives. So you have to ensure कि ये वाला रोल जो है फंक्शनल लेवल निभाता रहे। कहते जी इनकी क्या इंपॉर्टेंस भी है, आइए देखते हैं। डेफिनेटली फंक्शनल मैनेजर्स प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट मेक्स इट पॉसिबल फॉर बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लेवल जनरल मैनेजर्स टू फॉर्मुलेट द रियलिस्टिक एंड अटेनेबल स्ट्रेटेजी। अब कॉर्पोरेट लेवल तो टॉप पर बैठा है, एक कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर बैठकर, एक मीटिंग रूम के अंदर बैठकर क्या आप बिजनेस की सारी स्ट्रेटेजी बना लोगे? जो ग्राउंड लेवल इंफॉर्मेशन है कहां पर है भाई, ग्राउंड लेवल इंफॉर्मेशन उसी के पास होगी जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, ही नोज द ग्राउंड रियलिटी। तो फंक्शनल मैनेजर सबसे माइन्यूट लेवल पर काम करते हैं, दे आर द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन द जनरल कन्वर्सेशन विद द वेरियस कॉम्पिटिटर, वेरियस लेवल ऑफ कंज्यूमर्स एक्सेट्रा। तो उनको पता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, कस्टमर हमारा क्या चाहते हैं। नहीं तो टॉप वाला बंदा तो ये कहेगा वी शुड गिव दिस टू द कस्टमर। अरे भाई मान लिया यू वांट टू गिव दिस टू द कस्टमर, पहले ये तो देख ले तेरा कस्टमर ये चाहता है कि नहीं चाहता है। तो जो कस्टमर चाहता है आपको वो देना होगा। आज की डेट में बिजनेस इस थियरी पर नहीं चलता कि मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। तेरा कस्टमर क्या चाहता है, क्या तू वो कर सकता है? इफ द आंसर इज यस, ओनली देन यू कैन सर्वाइव, ओनली देन यू कैन सक्सीड। तो ये सब चीजें किसको पता होंगी? फंक्शनल लेवल मैनेजर को। तो फंक्शनल लेवल मैनेजर के पास मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन है जो हम यहां पर कह रहे हैं, दे प्रोवाइड इट टू द business level who in turn provides to the corporate level, and then they can formulate the realistic and attainable strategy, indeed because they are closer to the customer than the typical general manager, so they may generate important ideas which subsequently may become the major strategies for the company.
जो फंक्शनल मैनेजर है वो पास है। जैसे कि मान लीजिए मेरा गाड़ी खरीदने का मन कर गया, अब मैं क्या करूं? मान लो मुझे कार खरीदनी है क्या मैं कंपनी के हेडक्वार्टर पहुंच जाऊंगा? नहीं, मैं कहां जाऊंगा? कंपनी की डीलरशिप जो है मेरे शहर में, वहां गया, मैंने कहा यार मेरे को एक 20 लाख रुपए के आसपास की गाड़ी दिखा दो। जब 20 लाख रुपए मैं खर्च कर रहा हूं तो मेरे माइंड में प्री सपोज चीजें हैं कि हाँ भाई 20 लाख रुपए में मुझे ये चीजें तो मिलेंगी, दिस इज ऑल सेट ऑफ थिंग्स विच आई वांट। लेकिन जब मैं गया, जो कार मुझे पसंद आई उसमें कुछ फंक्शंस नहीं थे, तो मेरा मूड ऑफ हो गया। मैंने कहा नहीं यार मैं किसी और ब्रांड की गाड़ी ले लूंगा। अब देखने में कितना आसान लगता है कि ठीक है आपने वो ना छोड़कर ये वाली गाड़ी ली, लेकिन जब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो एक एक कस्टमर उनके लिए काफी महत्व रखता है। और ये कोई रिटेल वाली दुकान नहीं है कि यहां पर एक कस्टमर चला गया, कोई बात नहीं नमकीन का पैकेट भाई साथ वाले से ले लेगा। नहीं भाई, कार है, कितने ही लोग साल के अंदर कार ले लेते हैं, उनका एक कस्टमर से लाखों रुपए का बेनिफिट होता है, राइट। सो जब मैं डीलर के पास गया, अब डीलर के साथ मेरी बातचीत हुई, मैंने डीलर को बता दिया कि भाई ये इसमें दिक्कतें आ रही हैं जिसकी वजह से मैं गाड़ी नहीं लूंगा। अब वो प्रॉब्लम किसी भी में, किसी फीचर फंक्शनलिटी में हो सकती है, कार के ओवरऑल डिजाइन में हो सकती है, ग्राउंड क्लियरेंस में हो सकती है, इट कैन बी इन एनी फॉर्म। सो जब कंपनी की मीटिंग होगी, ये डीलर अपने बॉस को, जो कि उस रीजन का मैनेजर, बताएगा कि सब कस्टमर आए थे, वो कह रहे हैं कि इसमें अगर ये फीचर होते तो वो ले लेते। और आप गाड़ी बना किसके लिए? भाई हमारे लिए तो बना रहे हो, अपने शोरूम में रखने के लिए बना रहे हो क्या? तो कस्टमर का फीडबैक जो है ऊपर 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 लेवल तक जाना चाहिए। और अगर उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने वापस चेंजेस करके नया मॉडल गाड़ी का मार्केट में उतार दिया, मतलब यस कि फंक्शन लेवल हैज बीन एबल टू कम्युनिकेट टू द कॉर्पोरेट लेवल एंड दे आर मेच्योर इनफ टू लिसन। कई बार कॉर्पोरेट लेवल क्या कहेगा, हाँ फंक्शन लेवल बताएगा, फंक्शन लेवल वाला बंदा बताएगा क्या हमें, हम टॉप वाले हैं, हमें पता है क्या करना है, हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। ऐसे नहीं होता। सभी लोग ऑर्गेनाइजेशन में मिलकर काम करेंगे तभी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगी। तो आप किसी भी एक लेवल की इंपॉर्टेंस को कम नहीं आंक सकते। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द जनरल मैनेजर्स टू लिसन क्लोजली टू द आइडियाज ऑफ देयर फंक्शनल मैनेजर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। It is important for general managers to listen closely to the idea of their functional managers and equally great responsibility for managers at the operational level। कहता है तुम्हारी बातें वो सुनेंगे बढ़िया, लेकिन तुम्हारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन, दैट इज एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लेवल प्लान्स। तो आदान प्रदान दोनों चीजों का चल रहा है। मतलब तुम्हें फंक्शन लेवल होने के नाते स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करना है, यानी कि जो भी ऊपर से प्लान आया उसको इंप्लीमेंट एग्जीक्यूट करना है, और साथ ही साथ तुम्हारे जो आइडियाज है वो जाएंगे ऊपर वाले लेवल तक और वो स्ट्रेटेजी बनाने में भी मदद करेंगे। तो तुम्हारा रोल टू फोल्ड चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है जी। एक बार हमारे पास यहां प्रश्न भी हैं, तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, हम उसको डेफिनेटली पहले करेंगे, उसके बाद यहां पर वापस आ जाएंगे। ये लीजिए, एक प्रश्न है फंक्शन लेवल से संबंधित है, अभी पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कहते हैं जी धर्म सिंह, क्या बात है, धर्म सिंह द प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट हेड ऑफ साइक्लिक्स अ माउंटेन बाइकिंग इक्विपमेंट कंपनी। ठीक है जी, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के हेड हैं धर्म सिंह जी, माउंटेन बाइकिंग इक्विपमेंट कंपनी है। इट ही वाज रिसेंटली प्रमोटेड टू लुक आफ्टर द सेल्स डिपार्टमेंट अलोंग विद द प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी, उन्हें कहते हैं प्रोक्योरमेंट के साथ साथ आप सेल्स डिपार्टमेंट में देखना, प्रमोशन हो गई। His seniors at the corporate level have always liked his way of leadership and are assured that he would ensure the implementation of policies and strategies to the best of his capacity। अब है तो इस, कहते हैं कि जो भी आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाएगी, जो भी स्ट्रेटेजी, आप उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे, बट हैव नेवर इन्वॉल्व्ड हिम इन द डिसीजन मेकिंग फॉर द कंपनी। अब ये कौन है? प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट का हेड कौन होता है? अब सोचिए, फंक्शनल मैनेजर ही तो है। प्रोक्योरमेंट और सेल क्या है? फंक्शन। उस फंक्शन का जो हेड है वो कौन है? फंक्शनल मैनेजर। कहते काम तो सब कुछ धर्म सिंह जी बढ़िया करते हैं, लेकिन जो बाकी इनके सीनियर्स हैं, कभी भी इन्होंने इनको डिसीजन मेकिंग में अपने साथ बिठाया नहीं, एक तरह से इनकी बातें सुनी नहीं। दे हैव नेवर इन्वॉल्वड इन डिसीजन मेकिंग। मतलब धर्म सिंह जी बाहर बैठे हैं, आपने डिसीजन ले लिया, धर्म सिंह को कहते हुए डिसीजन लिया, भाई इसको जरा इंप्लीमेंट कर देना। कहता जी डू यू थिंक दिस इज द राइट अप्रोच? वैलिडेट योर आंसर विद लॉजिकल रीजनिंग अराउंड द मैनेजमेंट लेवल्स एंड डिसीजन मेकिंग। आइए देखते हैं। हमें तो उत्तर पहले ही पता है, गलत है। हमने तो अभी पढ़ा है कि भाई फंक्शनल लेवल है तो क्या हुआ, दे आर द क्लोजेस्ट टू द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इनके पास है, और जिस तरह की, मतलब जितनी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन इनके पास होगी वो बाकी लोगों के पास नहीं हो सकती। यू शुड डेफिनेटली लिसन टू हिज आइडियाज। So it says functional managers provide most of the information which makes it possible for the business and corporate level managers to formulate the realistic and attainable strategy. This is so because people, functional managers like Dharam Singh, are very close to customer, supplier, operations than the general manager. They may generate important ideas which may become the strategies for the company. तो हमने पढ़ ही लिया। So ये की लाइन है। So it is important for general managers to listen closely to the ideas of their functional managers and involve them in the decision making.
ठीक है ना। फिर साथ में भी बात आगे डुअल रोल कि आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, एंड इक्वली ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजर्स इज द स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन, दैट इज एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लेवल प्लान्स, एंड इफ दे आर इन्वॉल्व इन फॉर्मुलेशन क्लैरिटी ऑफ थॉट्स वाइल इंप्लीमेंटेशन कैन बेनिफिट टू। इस लाइन को स्पेसिफिकली मार्क करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम इन लोगों को फॉर्मुलेशन में पार्ट बना लें, स्ट्रेटेजी बनाते हुए अगर इन लोगों को इन्वॉल्व कर लें और वही स्ट्रेटेजी हमने बना दी, तो जब इंप्लीमेंटेशन की बात आएगी इनके माइंड में एक एब्सोल्यूट क्लैरिटी रहेगी, क्योंकि इस स्ट्रेटेजी का आइडिया इन्होंने ही तो दिया था, तो दे एग्जैक्टली नो कि भाई चोट कहां पर मारनी है, इसको इंप्लीमेंट करते हुए स्ट्रेटेजी को किन बातों का ध्यान हमें रखना है। So the approach of cyclics corporate management is not right. They should involve Dharam Singh as well as the other functional managers too in the strategic management. बेसिकली जब भी आप डिसीजन लोगे आपको इन लोगों को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, रादर देन ओनली इंप्लीमेंटेशन, देयर रोल कम्स अराउंड द फॉर्मुलेशन एज वेल। आइए जी वापस आ जाते हैं, तो हमारा टॉपिक चल रहा है कॉर्पोरेट बिजनेस स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अंदर एक पॉइंट टू पॉन्डर, पॉइंट टू पॉन्डर मतलब एक सोचने का, हमने कई जगह किताब के अंदर पॉइंट टू पॉन्डर नाम की चीज डाली है। इसका मतलब है थोड़ा सा अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना और सोचना इस चीज के बारे में जो पॉइंट यहां पर दिया गया है। क्या लिखा है हमारे सामने, कहता जी टॉप डाउन अप्रोच वर्सेस बॉटम अप अप्रोच, कौन सी अप्रोच आपको लगता है ठीक है। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब क्या होता है, जहां पर ऊपर से नीचे की तरफ जो है फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है, कॉर्पोरेट लेवल टू बिजनेस लेवल, बिजनेस लेवल टू द फंक्शनल लेवल, इस तरह से फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है। मींस ये स्टाइल कौन सा होता है, जहां पर आप सिर्फ अपने स्ट्रेटेजीज जो इंप्लीमेंट करवानी है सिर्फ वो चीज बता रहे हो, देयर इज अ सिंगुलर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, वेयर एज देयर इज अनदर अप्रोच बॉटम अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच, जहां पर देर इज नॉट द वन साइड इंफॉर्मेशन बट द टू साइड वे ऑफ कम्युनिकेशन, दोनों तरफा कम्युनिकेशन हो रही है। टॉप डाउन से मतलब सॉरी बॉटम अप में क्या होगा, आपका जो ऊपर से नीचे की तरफ इंफॉर्मेशन आ रही है वो तो है ही है, लेकिन साथ ही जो हमने भी कहा कि फंक्शनल मैनेजर्स आपकी बात को भी सुना जाएगा, तो बॉटम अप फंक्शनल लेवल से ऊपर बिजनेस लेवल और बिजनेस लेवल से ऊपर कॉर्पोरेट लेवल की तरफ जो है चीजें पहुंचाई जाएंगी। मींस द पीपल in the bottom up approach, the people like functional managers and the operational people, means at the lowest level of the organization, shall also be involved in the decision making, their opinion shall also be taken into account while making the decisions। ये देखिए जी क्या लिखता है, a top down approach to decision making is when the decisions are made solely by leadership at the top, that is corporate level, while bottom up approach gives all the teams across the levels a voice in the decision making। तो bottom up approach obviously जो है ज्यादा बेटर है, लिख लेंगे वहां पर bottom up approach undoubtedly is far better। आगे आ रहा है जी नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री लेवल्स, कहता है तीन लेवल तो पढ़ लिए, क्या इनके बीच में आपस में कोई रिलेशनशिप एक्सेट्रा भी होती है, तो हम देखते हैं। द कॉर्पोरेट लेवल डिसाइड्स व्हाट द बिजनेस वांट्स टू अचीव, business level draws the ideas and plan to execute, and which eventually flow down to the function level to execute and achieve the result। बहुत ही बढ़िया लाइन लिखी है, तीनों को एक ही लाइन में समराइज करना हो तो कैसे, कहते कॉर्पोरेट लेवल डिसाइड करेगा व्हाट द बिजनेस वांट्स टू अचीव, कि भाई हमें तो ये चाहिए। अब उसने कह दिया एसबीयू को भी तुम बताओ कि हम कैसे अचीव कर सकते हैं, तो एसबीयू क्या करेगा, उस पर्टिकुलर अपने पर्टिकुलर बिजनेस के लिए प्लान आइडिया बनाएगा, एग्जीक्यूट कैसे करना है, और एग्जीक्यूशन के लिए कहां भेज देगा, फंक्शन लेवल पर, जिसका काम रहेगा एग्जीक्यूट करो, रिजल्ट्स ला कर दो। बट देयर आर मल्टीपल वेज इन विच ऑल ऑफ द थ्री लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इंटरलिंक्ड, ठीक है ना, एंड मोर और लेस किस तरह से इंटरलिंक्ड डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ लिटिल बिट अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसके बारे में हमें आगे चैप्टर स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ना है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में। लेकिन यहां पर एक छोटा सा ग्लिम्स है, वो ग्लिम्स भी क्यों आया, क्योंकि हम ये के स्ट्रेटेजिक बिजनेस लेवल्स पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा यहां पर पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। तो हम कह रहे हैं कि जिस तरह से आपके तीनों लेवल्स इंटरलिंक्ड है ना, द वे दीज आर इंटरलिंक्ड, इट डिपेंड्स अपॉन योर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एज वेल। आपकी ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है, वहां पर कम्युनिकेशन के पैटर्न्स क्या हैं, उन सभी चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से इंटरलिंक्ड हैं। सो देयर आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल्स एंड ऑल्सो अमंग्स द सेम लेवल ऑफ अ बिजनेस। कैसे, आइए देखते हैं। तीन लेवल रिलेशनशिप के, बस इतनी बात ध्यान रखनी है। तो पहला है फंक्शनल एंड डिविजनल रिलेशनशिप, दूसरा है हॉरिजॉन्टल, और तीसरा है मैट्रिक्स रिलेशनशिप।
जहां तीन ही है। जब हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ये चीजें वहां पर वापस आएंगी, और इसके अलावा और भी बहुत सारे यहां पर टॉपिक्स बनेंगे, मतलब इन तीन के अलावा और भी कई सारे पॉइंट्स वहां पर हमें देखने को मिलेंगे। बिल्कुल आराम से। सबसे पहला कह रहे हैं जी फंक्शनल एंड डिविजनल रिलेशनशिप। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है? इट कैन बी आइदर फंक्शन बेस्ड, इट कैन बी आइदर डिवीजन बेस्ड। आराम से सुनना, काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी इंग्लिश पढ़ोगे जो यहां पर लिखे खाली उससे समझ नहीं आएगा, जो मैं बता रहा हूं उससे एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे। फंक्शनल एंड डिविजनल रिलेशनशिप। सिर्फ फंक्शनल सोचो, डिविजनल को बाद में सोचेंगे। फंक्शनल रिलेशनशिप क्या कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन which is structured on the base of a function is having the functional relationship in the organization structure. A organization which is based on divisions is the divisional relationship. क्या मतलब हो गया? फंक्शनल का मतलब हो गया एक टॉप पर लेवल है जिसको आप कॉर्पोरेट लेवल कह दो, नहीं तो मैं टॉप पे लेवल कह देता हूं सिंपल। उसके नीचे सीधा क्या है? फंक्शंस हैं, और हर फंक्शन का एक मैनेजर है। हर फंक्शनल मैनेजर अपने बॉस को, अपना बॉस मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का बॉस है उसको रिपोर्ट कर रहा है। बीच में कोई डिवीजन एक्सेट्रा नहीं है, सीधा या तो टॉप लेवल है या फिर फंक्शनल लेवल है। इसको कहते हैं फंक्शनल रिलेशनशिप। अभी मैं डायग्राम बनाकर दिखाऊंगा, पहले मोटा मोटा समझ लो। फिर है डिविजनल रिलेशनशिप। डिविजनल रिलेशनशिप का मतलब क्या हो गया? ऑर्गेनाइजेशन है, टॉप लेवल है, फिर डिविजन्स हैं, और हर डिवीजन के अंतर्गत फंक्शन है, सेम वे में जैसे अब तक हमने पढ़ा है। इट इज एन इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप वेयर ईच फंक्शन इज रन इंडिपेंडेंटली हेडेड बाय अ फंक्शनल हेड, या फिर or a division which is run independently by the divisional head who is a business level manager reporting directly to the business head। अगर आप फंक्शनल हेड हो तो भी आप बिजनेस हेड को कर रहे हो, अगर आप डिविजनल हेड हो तो भी आप किसको कर रहे हो? बिजनेस हेड को कर रहे हो डायरेक्ट रिपोर्ट। और वो कौन है? हु इज अ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर। अगर मैं फंक्शनल का एग्जांपल लूं तो कहता फंक्शंस में बी लाइक फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग। और अगर डिविजन्स का एग्जांपल लूं, इट मे डिपेंड ऑन द वेरियस प्रोडक्ट। अगर टॉयज की बात करूं तो किड्स टॉय, टीनेजर टॉय एक्सेट्रा। यहां से नहीं पढ़ना, हम अपना पढ़ेंगे। आइए जी। सो हम यहां पर पॉइंट नंबर 4 नहीं, पॉइंट नंबर 5 बना रहे हैं। पॉइंट नंबर 5 यहां पर हम बनाएंगे अपना। पॉइंट नंबर 5 के अंतर्गत काफी सारी चीजें आएंगी। सबसे पहले बात कर रहे हैं फंक्शनल रिलेशनशिप। फंक्शनल रिलेशन, हाँ जी, क्या कह रहे हैं हम? अ स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन फंक्शंस। अ स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन फंक्शंस, इसको बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शंस के हिसाब से डिविजन्स बन जाती हैं। फंक्शंस के हिसाब से डिविजन्स बन जाती हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर, अ स्ट्रक्चर विच इज बेस्ड ऑन फंक्शन। आप फंक्शन के हिसाब से डिवीजन बना देते हो। कैसे? ये लीजिए, हम कह रहे हैं यहां पर है बिजनेस हेड। तो इस तरह से ये आपस में रिलेटेड है। ये कौन है जी? इनका नाम रख देते हैं बिजनेस हेड, या फिर इनका नाम रख देते हैं कॉर्पोरेट लेवल। टॉप लेवल की बात कर रहे हैं, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर हो गए इस पोजीशन पर। हम क्या कह रहे हैं, यहां पर डिफरेंट डिफरेंट आपने क्या कर दिए? फंक्शंस बना दिए। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी एक है एचआर, एक है फाइनेंस, एक है परचेज, और एक है प्रोडक्शन। ऐसे कई सारे हो सकते हैं, हमने एग्जांपल के लिए बना दिए। और इन सब के जो मैनेजर्स हैं वो यहां पर हैं। इन सब के मैनेजर्स हैं एचआर मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर। ठीक है, सुनते जाना आराम से। तो डायरेक्टली जो कॉर्पोरेट लेवल को रिपोर्ट करेगा वो इनके मैनेजर्स रिपोर्ट करेंगे। इनके अंदर जैसे एचआर मैनेजर है तो इट विल बी कंपोजिंग ऑल द पीपल्स रिलेटिंग टू एचआर। फाइनेंस मैनेजर विल कंपोज ऑफ ऑल द पीपल रिलेटिंग टू फाइनेंस। इस तरह से होगा। एंड सुनते जाना,
फंक्शनल रिलेशनशिप में क्या होता है, मेन क्या हो गया, फंक्शनल लेवल, एंड फर्दर मोर आई कैन से, लेट्स से द कंपनी इज ऑपरेटिंग टू डिविजन्स, कंपनी की दो डिविजन्स हैं जिनको ये ऑपरेट करते हैं। कंपनी की टोटल कितने डिविजन्स हैं जी, दो डिवीजन है। तो ये जो फंक्शनल मैनेजर होगा, इट इज गिविंग द सर्विसेज टू बोथ द डिविजन्स, बोथ द डिपार्टमेंट्स। तो यहां है डिवीजन 1, ठीक है, यहां है डिवीजन 1, यहां है डिवीजन 2, यहां है डिवीजन 1, यहां है डिवीजन 2, ये रहा आपका डिवीजन नंबर 1 और ये रहा आपका डिवीजन नंबर 2, एंड सो ऑन अंडर ईच एंड एवरी फंक्शनल लेवल मैनेजर देयर आर फर्दर डिवीजन। मतलब जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, जो डिवीजन 1 है, मान लो एक हमारी कपड़ों की डिवीजन होगी, एक एफएमसीजी की डिवीजन होगी, तो आप दोनों को सर्विस दे रहे हो। ये वाला स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर कहां तक चलता है, जहां पर आपकी जो डिविजन्स हैं वो लिमिटेड हैं। एक बार अगर आपकी डिविजन्स बहुत सारी हो गई, उस केस में ये वाला स्ट्रक्चर नहीं चल पाता। तो ये हम फंक्शनल रिलेशन की पहले बात कर रहे हैं। ये हो गया जी फंक्शनल रिलेशनशिप, ये हो गया फंक्शनल रिलेशनशिप। तो अगर आपकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन लो लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन है, ये सारे नोट्स मैंने आपके, ठीक है ना, आपके लेक्चर से पहले ये सारी तैयारी मैं अपनी कर लेता हूं, ठीक है ना। तो ये देखिए जी, ये मैंने अपना एक साइड पर लिखा हुआ है और अपना एक साइड में फ्री, सो दैट लेक्चर से पहले जो भी मुझे लगता है कि आप बच्चों को डायग्राम बनाने को, चित्र बनवाना है, वो सब मैं अपने पास पहले ही करके आ जाता हूँ, सो दैट हम क्लास में अच्छे से उसकी पढ़ाई कर सके, ठीक है ना। तो जितनी भी प्रोडक्ट लाइंस होंगी, फाइनेंस जो डिपार्टमेंट है हमारा, वो जितने भी प्रोडक्ट लाइंस होंगी, मतलब जितने भी डिविजन होंगे, सबको सर्विस देगा, सबको सर्विस देगा, ठीक है जी। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में फंक्शनल स्ट्रक्चर चलता है, जैसे कि नेस्ले कंपनी, एग्जांपल के लिए लिखना चाहें तो वहां पर लिख सकते हैं, नेस्ले कंपनी का एग्जांपल लिख सकते हैं। उसके बाद 5वां नंबर पॉइंट ही चल रहा है, हम आ रहे हैं जी दूसरा रिलेशन, डिविजनल रिलेशन। वी आर कमिंग ऑन टू डिविजनल रिलेशन। डिविजनल रिलेशन, सिमिलर इंग्लिश, यहां लिखा था स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन फंक्शन, यहां आ जाएगा स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन डिविजन्स, अ स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन डिविजन्स, उसी डिवीजन को तो एसबीयू कहते हैं, अ स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन डिविजन्स। तो यहां पर क्या होगा, वापिस से चित्र बनाएंगे, लेट्स से ये हमारा इस तरह से डायग्राम बना हुआ है, वापिस से इस तरह से डायग्राम बनाएंगे, कॉर्पोरेट लेवल एट द टॉप, उसके बाद हम कह रहे हैं कंपनी की जब डिविजन्स बहुत सारी हो जाती हैं तो वो फंक्शनल की जगह डिविजनल रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तो लेट्स से यू आर हैविंग द मल्टीपल डिविजन्स, हर डिवीजन का अपना एक हेड है, हु इज रिपोर्टिंग टू द पुत्र कॉर्पोरेट लेवल, हर डिवीजन का अपना एक हेड है, हु इज रिपोर्टिंग टू द कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर। इस सिस्टम में क्या होता है, हर डिवीजन के अंतर्गत अपना सेल्फ कंटेन्ड फंक्शंस होते हैं पूरे, हर डिवीजन के अंदर, हर डिपार्टमेंट के अंदर अपने फंक्शंस हैं और उनके फंक्शनल मैनेजर्स होते हैं। जैसे कि डिवीजन 1 के अंदर की बात करूं तो इनके अंतर्गत अपना एचआर है, इनके अंदर अपना फाइनेंस है, इनके अंदर अपना परचेज डिपार्टमेंट है, इनके अंदर अपना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। तो चीज कुछ इस प्रकार से चल रही है, एंड द सेम थिंग इज बिंग डुप्लीकेटेड इन द अदर्स एज वेल। तो इनके पास भी, यहाँ आऊं डिफरेंट कलर से लिख रहा हूं, यहाँ भी अपना एचआर है, फाइनेंस है, परचेज है, प्रोडक्शन है, एंड सिमिलरली इन डिवीजन 3 एंड डिवीजन 4 सेम और सेम। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया,
डिविजनल स्ट्रक्चर। आई होप इट शुड क्लेरिफाई इफ देयर वाज एनी डाउट इन दिस। तो हर डिवीजन जो है उसके अपने फंक्शंस हैं, मतलब जो एचआर ऑफ डिवीजन 1 है, अगर डिवीजन 2 में कोई इंप्लॉय छोड़कर चला गया तो डिवीजन 2 वाला एचआर उसको देखेगा, डिवीजन 1 वाले एचआर को आप नहीं कह सकते कि यार मेरे लिए हायरिंग कर दो। हर एक डिवीजन को अपने अलग अलग फंक्शंस हमने देकर रखे हुए हैं। और ये स्ट्रक्चर कब बेटर रहता है, जहां पर देयर इज अ हायर लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। और ये कहां चलता है, जहां पर देयर इज अ लोअर लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, की हमने एक फंक्शनल डिपार्टमेंट बना दिया, हमने कहा 2-3 डिवीजन है, तुम अपने आप ही सब डिवीजन का देख लेना, तो यहां ये चल जाएगा। लेकिन जहां आपकी हायर लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन है वहां पर आपका डिवीजन रिलेशन चलेगा। एग्जांपल के लिए सैमसंग, एग्जाम्पल के लिए सैमसंग ये लीजिए। तो सैमसंग कंपनी की ये वेबसाइट पर हम आ गए। मैं इसको थोड़ा एनलार्ज कर देता हूं। यहां पर जैसे ही मैं बिजनेस एरिया पर जाता हूं, बस इतना आपने देखना है जितना आपको स्क्रीन पर मैं दिखाना चाहता हूं। 3 डिवीजन दिख रही है आपको, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी एंड मोबाइल कम्युनिकेशन, और तीसरा है डिवाइस सॉल्यूशन। तो सैमसंग कंपनी जो यूज करती है स्ट्रक्चर, दैट इज अ डिविजनल स्ट्रक्चर। इन्होंने कुल मिलाकर 3 डिवीजन में अपने आप को समा लिया। ऐसा नहीं है बच्चे कहेंगे सर 3 क्यों 4 क्यों नहीं, इस 3 की आप चाहे 4 बना लो, 6 बना लो, 10 बना लो, दैट इज अप टू द कंपनी। लेकिन जब डिवीजन एक हद से ज्यादा हो जाएंगी तो इतनी सारी चेन ऑफ रिपोर्टिंग हो जाएगी कि बिजनेस अपने आप को प्रॉब्लम्स में डाल सकता है। तो जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो आप नंबर ऑफ डिवीजन कम बनाइए, एक डिवीजन के अंदर प्रोडक्ट लाइन ज्यादा से ज्यादा रखने की कोशिश कीजिए। तो मेन सैमसंग कंपनी का 3 डिवीजन है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी एंड मोबाइल कम्युनिकेशन और डिवाइस सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पर चलते हैं, वैसे मैं इसका लिखवा दूंगा आपको। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में जाते हैं तो सबसे पहले दिखते हैं विजुअल डिस्प्ले। वी आर सीइंग द विजुअल डिस्प्ले, मतलब जो डिवीजन है आपके कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स उसके अंदर कौन कौन सी प्रोडक्ट लाइंस है। विजुअल डिस्प्ले मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द टेलीविजन्स। उसके बाद आ गई डिजिटल अप्लायंसेस, आपके किचन के एक्सेट्रा के अप्लायंसेस हो गए, अवन हो गया, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा हो गया। हेल्थ एंड मेडिकल इक्विपमेंट, रेडियोग्राफी मशीन्स एक्सेट्रा, वो भी इसी डिवीजन के अंदर आती हैं। उसके अलावा लेट्स से आईटी एंड मोबाइल कम्युनिकेशन पर एक बार चलते हैं। सो व्हेन यू गो टू द आईटी एंड मोबाइल कम्युनिकेशन, सबसे पहले तो दिख गया जी मोबाइल। सैमसंग कंपनी का नाम बहुत ज्यादा तो मोबाइल इंडस्ट्री में है, इस इंडस्ट्री में धमाल मचा रखे। उसके बाद आ गई जी नेटवर्क बिजनेसेस। सर कौन से नेटवर्क, 5G सेल्युलर नेटवर्क। इंडिया में नहीं है उतना, लेकिन यूएस में, जापान में, साउथ कोरिया में इनके आईटी के अंदर ये वाला एरिया भी आता है। इसलिए आप देखेंगे जब बिजनेस एरिया है सिर्फ मोबाइल नहीं लिखा, आईटी एंड मोबाइल कम्युनिकेशंस एज वेल। और तीसरा है डिवाइस सॉल्यूशन। इस पर्टिकुलर डिवीजन के अंतर्गत ये क्या चीज करते हैं, मेमोरी। क्या चीज बता रहे हैं यहां पर, डिफरेंट डिफरेंट इनकी जो हार्ड डिस्क आती है, मेमोरी के डिवाइसेस आते हैं, सेमीकंडक्टर्स एक्सेट्रा जो ये बना रहे हैं, यहां पे दिख रहा है ना वर्ड सेमीकंडक्टर्स। तो ये सब चीजें इनकी इस पर्टिकुलर डिवीजन के अंतर्गत आती हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन कि कौन से टाइप का स्ट्रक्चर आप अडॉप्ट करना चाहते हैं। हो सकता है किसी के लिए फंक्शनल है तो आप ये सोचो कि यार मेरा भी फंक्शन नहीं हो सकता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से डिविजनल स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो यहां पर जाकर आप लिख लेंगे सैमसंग, एग्जाम्पल के लिए सैमसंग यहां पर लिख देंगे, ठीक है ना। यहां पे लिए मैंने क्या बताया, एग्जाम्पल में नेस्ले लिख सकते हैं। हम हर एक चीज का जाकर जो है नहीं देखेंगे, लेकिन जहां जहां मुझे लगेगा वहां वहां हम देखते रहेंगे। एग्जाम्पल नेस्ले है, यहां एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं जी सैमसंग है। चलिए जी कमिंग बैक, नेक्स्ट आता है जी हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप। ये क्या बताता है हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप। यार थोड़ी देर पहले तुम कह रहे थे टॉप डाउन बॉटम अप, मींस इट हैज टू बी अ वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है हॉरिजॉन्टल का मतलब समझ में आया, सोचते कि यार सभी एक सपाट लाइन ऐसे बन रही है, क्या ऐसे हो सकता है टॉप लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल, रिपोर्ट कौन किसको करेगा, बॉस किसका कौन है पता ही नहीं चल पाएगा। तो बस यही है हॉरिजॉन्टल। कहता भाई बॉस बनना भी क्यों है, जहां पर जिन जिन ऑर्गेनाइजेशन में बॉसिज्म का कॉन्सेप्ट है, फ्लो ऑफ लाइन है, या तो टॉप डाउन है या बॉटम अप है, वो ओपननेस नहीं होती। लेकिन आज की डेट में वैसे ही स्टार्टअप का जमाना है, जब एक स्टार्टअप क्रिएट होता है तो वहां पर सब लोगों को एक ऑटोनॉमी दी जाती है, कि इंडिपेंडेंस दी जाती है, कि जो भी आपके माइंड में एक अच्छा आइडिया आ रहा है, दैट आइडिया शुड ट्रांसलेट एंड ट्रांसफर टू द अदर ऑल्टरनेट डिपार्टमेंट्स एज वेल। हमें क्या पता कौन सा आइडिया कहां पर हिट कर जाए। तो सभी जगह आज की डेट में नॉर्मली स्टार्टअप्स में तो हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप का जमाना है। पढ़ते हैं एक बार क्या है।
कहता जी ऑल पोजीशंस फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू स्टाफ आर इन द सेम हायरार्किकल पोजीशन, इट्स अ फ्लैट स्ट्रक्चर, इसको फ्लैट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, याद रखिएगा, वेयर एवरीवन इज कंसीडर्ड एट द सेम लेवल, हर किसी को सेम लेवल पर माना जाता है, विच लीड्स टू ओपननेस एंड द ट्रांसपेरेंसी इन वर्क कल्चर फोकस्ड मोर ऑन आइडिया शेयरिंग एंड द इनोवेशन, it is most suitable for the startups where the need to share ideas with the speed is more desirable, जहां हम ये नहीं कह सकते अभी तुम्हारा फाइल ऊपर वाले लेवल पर अटका है, जब वहां से क्लियर होगा तो लाएंगे, कहते भाई इतना समय नहीं है अटकाने का, हम आज की डेट में जिस चीज का, जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टार्टअप कर रहे हैं, क्या पता 10 जगह और उसी के लिए काम चल रहा हो, लेकिन जीतेगा वही मार्केट में जो सबसे पहले खुद को भैया लॉन्च करेगा। तो इतना हमारे पास आइडिया नहीं है, इतना टाइम नहीं है कि इतना सारा समय हम गंवा सके आइडिया ट्रांसफर में। जिसके माइंड में आइडिया फटाफट से हमें बताओ। तो बेसिकली क्या हो रहा है हॉरिजॉन्टल में, लिख लेंगे, साथ में कुछ कीवर्ड्स लिखवा रहा हूं आपको। बॉस लेस स्ट्रक्चर, बॉस लेस स्ट्रक्चर, ठीक है, इतना हो गया। एग्जाम्पल के लिए लिख लेंगे नेटफ्लिक्स, एग्जाम्पल के लिए नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स ऑर्गेनाइजेशन में कोई बॉस नहीं है, उनका हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर ही बना हुआ है, जहां पर हर किसी को ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस दी जाती है कि आप अपना काम कर सकें। ठीक है ना। उसके बाद आता है जी मैट्रिक्स रिलेशन, मैट्रिक्स रिलेशनशिप, ये क्या है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का मिक्स कहते हैं मैट्रिक्स रिलेशन। It's a grid-like structure of the levels in an organization with teams formed with people from various departments which are built for temporary task-based project। क्या कह रहे हैं, टीम्स फॉर्म्ड विद द पीपल फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट। नॉर्मली तो क्या पढ़ा था यार, एक डिपार्टमेंट के अंदर तो उसी के लोग होंगे ना, लेकिन ऐसा नहीं है। कहता हम क्या करते हैं, हमारा मैट्रिक्स रिलेशनशिप के अंदर ऐसा नहीं होता। यू should report, you will report under the matrix relation to two different bosses minimum। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल बिजनेस प्रिंसिपल है कि एक पर्सन का एक ही बॉस होगा। अ बॉस ऑब्वियसली कैन हैव अ लॉट ऑफ एम्प्लॉइज, कैन हैव लॉट ऑफ सबऑर्डिनेट्स, बट सबऑर्डिनेट शैल ऑलवेज हैव वन सीनियर। लेकिन मैट्रिक्स रिलेशनशिप इस चीज को तोड़ता है, और ये वाला नॉर्मल रिलेशन, नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में चलाना इसको थोड़ा कष्टदायी हो सकता है क्योंकि काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। लेकिन जहां पर प्रोजेक्ट बेस्ड काम होता है उस इंडस्ट्री में मैट्रिक्स रिलेशनशिप चल सकता है। तो यहां पर लिखेंगे, पहले तो एक लाइन में लिखवा रहा हूं, एम्प्लॉई रिपोर्ट्स टू द फंक्शनल मैनेजर, एम्प्लॉई रिपोर्ट्स टू फंक्शनल मैनेजर, as well as project manager। Employee reports to functional manager as well as project manager। This relationship helps to manage the huge conglomerates with ease where it is impossible to track and manage every single team independently। हो क्या रहा है, यहां पर जो एम्प्लॉय है ही इज बीइंग मेड अ पार्ट ऑफ मल्टीपल टीम रिपोर्टिंग टू मल्टीपल मैनेजर्स। हमने कहा प्रोजेक्ट बेस्ड काम। एग्जांपल के लिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का सोच लेते हैं एग्जांपल। अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर फाइनेंस डिपार्टमेंट है, सीएफओ साहब है, उन्होंने 4 सीएस रखे हुए हैं अपने अंतर्गत। ठीक है जी। आज की डेट में हमने अपना बोरीवली के अंदर प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। बोरीवली के अंदर जब प्रोजेक्ट लॉन्च किया, हर प्रोजेक्ट का एक मैनेजर बनाना पड़ता है आपको, प्रोजेक्ट मैनेजर, who is responsible to look after the finance of that project, to look into the sales of that project, to look into the construction of that project and other various activities as well। ठीक है। अब सीएफओ साहब ने XYZ ग्रुप के जो सीए नंबर 3 था, कहते भी तुम आज से बोरीवली वाले प्रोजेक्ट की तरफ ध्यान दोगे। नाउ ये जो सीए है, नाउ ही इज रिपोर्टिंग ऑब्वियसली टू फंक्शनल मैनेजर। अपने सीएफओ को तो रिपोर्ट करना ही करना है अपने चीजें, लेकिन नाउ द प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ द बोरीवली प्रोजेक्ट हैज आल्सो गॉट अ कंट्रोल ऑफ यू। तो प्रोजेक्ट मैनेजर भी आपसे चीजें पूछ सकते हैं कि हाँ जी सीए साहब बताइए, जो खर्चा लगा था पिछले महीने का टोटल कितना खर्चा हो गया। अब आप ये नहीं कह सकते मेरा बॉस तो मेरा सीएफओ साहब है, मैं तो उसको बताऊंगा। नहीं, सीएफओ साहब के टुवर्ड्स आपकी रिपोर्टिंग है, अनडाउटेडली है, वो तो आपके इमीडिएट बॉस ही है, लेकिन यहां प्रोजेक्ट मैनेजर को भी आपने रिपोर्ट करना है। सिमिलरली XYZ कंस्ट्रक्शन ग्रुप के जो एचआर हैं, उनकी जिम्मेवारी है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जितने भी चाहिए उनको अरेंज करना ओवर द वेरियस टीम। परचेज वाले लोग चाहिए, प्रोडक्शन वाले चाहिए, आपको स्किल्ड अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड कैसे चाहिए सब। लेकिन आप अपने एचआर मैनेजर को तो रिपोर्ट कर ही रहे हो, बीइंग द एचआर एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही साथ प्रोजेक्ट मैनेजर पूछेंगे भाई मुझे यहां पर 100 मजदूर चाहिए थे,
अनस्किल्ड पीपल की जरूरत थी, उस 100 में से कितने हैं क्या नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं तुम्हें रिपोर्ट क्यों करूं, मैं तो सिर्फ अपने बॉस को करूंगा ना। मैट्रिक्स रिलेशन ऐसा ही होता है जहां पर आपको मल्टीपल टीम्स का एक तरह से पार्ट बनाया जाता है एंड आपकी रिपोर्टिंग होती है टू द मल्टीपल मैनेजर्स, वो होता है मैट्रिक्स रिलेशनशिप। कहते हैं देर आर मोर देन वन मैनेजर्स फॉर ईच फंक्शनल लेवल टीम एंड इट इज कॉम्प्लेक्स फॉर द स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन, एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। कई लार्ज ऑर्गेनाइजेशन आज की डेट में स्ट्रक्चर को अपनाती हैं, चाहे ये कॉम्प्लेक्स भी है। इसकी बहुत डिटेल हमें आगे आने वाले चैप्टर में मिलेगी, ठीक है। तो यहां पर आकर हमारा ये कॉन्सेप्ट खत्म होता है स्ट्रेटेजिक लेवल, जिसको बहुत ही डिटेल के अंदर हमने पढ़ा और समझा। ठीक हो गया, वापिस आते हैं चैप्टर में। शुरुआत में जहां पर हम थे, हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में कई सारे एस्पेक्ट सब तक पढ़ लिए थे। यहाँ एक टॉपिक आया था लेवल्स एट विच द स्ट्रेटेजी इज फॉर्मुलेटेड, जिसके कारण हम कॉर्पोरेट लेवल वाले टॉपिक तक पहुंच गए थे। आगे देखते हैं जी क्या हो रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। क्या मतलब है इसका जी? कहता है जब भी हम स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, कई सारी स्ट्रेटेजी तो ऐसी है जो आप खुद से बना डालते हो। अगर आपको एनवायरनमेंट में, बिजनेस एनवायरनमेंट में भाई सरवाइव करना है, तो क्या आप हाथ पे हाथ धरे बैठ सकते हो कि हमने तो ना ये बनाना स्टार्ट किया था, हम इसी को बनाएंगे? जी नहीं, यू विल हैव टू टेक द स्टेप्स इफ यू वांट टू मूव फर्दर। आपकी जनरेशन को शायद नहीं पता, हमने तो नोकिया वाले फोन से ही शुरुआत करी थी। एक ही ब्रांड होता था कुल मिलाकर, नोकिया। मतलब अगर होते भी थे तो कोई उनको जानता नहीं था। कहते हैं ना कि भाई उस बस्ती का एक ही राजा था, 1 2 3 कोई है ही नहीं। मान लो क्लास में एग्जाम हुआ, नॉर्मली पोजीशन आती है 1 2 3, बच्चा ही एक पास हुआ, बच्चा ही एक पास हुआ तो वही टॉपर है, कोई सेकंड थर्ड है ही नहीं। तो सेम वे में देयर यूज्ड टू बी द नोकिया। मोबाइल फोन आते थे, इतने जबरदस्त आते थे। हालांकि हमने तो जब आर्टिकलशिप में थे 2006 में, जब आर्टिकलशिप स्टार्ट हुई थी तब जाकर, और बीकॉम 2 क्लियर हो चुकी थी, मतलब ग्रेजुएशन का अंतिम ईयर था, और सीए इंटर क्लियर हो चुका था। उसके बाद आर्टिकलशिप लगनी थी, तब घर वालों को लगा कि हाँ भाई अब बाहर जाएगा लड़का, ऑडिट वगैरह पर जाएगा, काम करेगा, तो फोन एक आवश्यक होना चाहिए, सो दैट एक कम्युनिकेशन का चैनल बना रहे। तो हमने फोन लिया था नोकिया का। नोकिया का फोन आता था जी 3310 और 3315, बड़े पॉपुलर फोन थे। 1800 या 2000 रुपए का फोन आता था, गेम के नाम पर उसमें स्नेक वाली गेम होती थी। बटन वाला फोन होता था, ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन होती थी, इतनी सी स्क्रीन होती थी। मतलब अगर ये फोन है, इस फोन में सिर्फ ऊपर 20 या 30% मार्जिन पर स्क्रीन होती थी, 30 ज्यादा बोल दिया, और यहाँ नीचे सारे बटन होते थे। और उस फोन की एक स्पेशलिटी होती थी, उस फोन को कोई तोड़ नहीं सकता था। कहते थे उस फोन से आप नारियल भी फोड़ दो। अब नोकिया कंपनी, ये बेसिक फोन थे, और उसके बाद उनके इतने जबरदस्त जबरदस्त मॉडल्स आते थे, मतलब देखकर ही लगता था क्या फोन है यार। टच वाले फोन उस वक्त नहीं थे, बटन वाले फोन्स होते, और बटन वाले फोन्स में देयर वाज नो सेकंड कॉम्पिटिटर, कोई राइवल था ही नहीं, कोई स्टैंड ही नहीं कर पाता था। उसके बाद जमाना आया टच स्क्रीन फोन का, जिसमें मोटरोला अगर नहीं रहा, मोटरोला ने फोन निकाला था मोटोरोकर, मैंने लिया था सन 2008 में। मोटोरोकर, साथ में एक स्टाइलस आता था, जैसे आजकल फोन का स्टाइलस आता था, तो वो पहला फोन था ऑलमोस्ट स्टाइलस वाला। अब नोकिया कंपनी को लगा कि यार ये फोन टच टच वाले कहां चलेंगे, टच से कहां चलेगा फोन, आज चल रहा है कल नहीं चलेगा, तो बड़े सारे टेक्निकल इश्यूज आ जाएंगे। तो उन्होंने उसकी तरफ जाना उचित नहीं समझा, वो अपने बटन वाले फोन में, फिजिकल हैंडसेट्स में ही लगे रहे, और जिसके कारण वो सरवाइव नहीं कर पाए। ना तो उन्होंने अपनी तरफ से कोई एक्शन लिया कि अब सब लोग कर रहे हैं चलो, ना तो उन्हें खुद नीड फील हुई, और जब बाकी ब्रांड्स ने भी किया तब भी उन्हें लगा कि नहीं ये ज्यादा नहीं चल पाएगा, एंड इवेंचुअली दे लॉस्ट, they went out of market, which was hard for anyone else, for anyone to absorb this thing कि यार नोकिया मार्केट से आउट हो गया, बिकॉज एवरीबडी हैड द हैंडसेट। अगर किसी हैंडसेट था तो वो नोकिया का ही होता था। लेकिन जो होना है वो होना है। चलो हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। हम ये कह रहे हैं स्ट्रेटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। आप अगर आज की डेट में बिजनेस कर रहे हो तो आप ये नहीं सोच सकते कि भाई जो मैं कर रहा हूं मैं तो यही करता रहूंगा, इसी तरह से करता रहूंगा। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बिजनेस में आए दिन डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और डेवलपमेंट कोई दूसरा नहीं करेगा भाई, तुम्हें खुद भी डेवलपमेंट करनी है। अगर बिजनेस के अंदर बने रहना है तो हमें कुछ ना कुछ सोचते रहना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ नया करते रहना पड़ेगा। मार्केट की नीड को समझकर, अच्छा इस चीज का गैप है मार्केट में, वैक्यूम है, व्हाई नॉट टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट, व्हाई नॉट टू ब्रिंग दिस डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विस फॉर द पीपल, एंड वी विल अट्रैक्ट द कस्टमर्स। एक तो ये हो गया। और दूसरा क्या है, पार्टली रिएक्टिव। रिएक्टिव का मतलब क्या हो गया कि हमने नहीं किया, किसी कॉम्पिटिटर ने, हमारी इंडस्ट्री के अंदर किसी कॉम्पिटिटर ने एक एक्शन लिया, और उस एक्शन को काउंटर करने के लिए हमने अपना काउंटर स्ट्रेटेजी चल दिया, तो वो क्या है, रिएक्टिव स्ट्रेटेजी। दैट इज द रिएक्टिव स्ट्रेटेजी। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में, बहुत ही मजेदार टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट।
A company's actual strategy is partly planned and partly reactive. It is a blend means it's a mix of two things. पहला, proactive actions on the part of managers to improve the company's market position and financial performance. ये क्या चीज है जो हम कह रहे हैं कि भाई आपको कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा, क्यों? टू इंप्रूव द कंपनीज मार्केट पोजीशन। क्या हमेशा सेम ही पोजीशन रहेगी? नहीं, हमें आगे भी बढ़ना है, तो उसको इंप्रूव करने के लिए और अपने आप को फाइनेंशियली इंप्रूव करने के लिए भी। अगर आज के डेट में नेटवर्थ 500 करोड़ है तो भाई वाई नॉट 1000 करोड़, वाई नॉट 5000 करोड़। अगर आज के डेट में प्रॉफिट रिपोर्ट कर रहे हो 100 करोड़ को, तो वाई नॉट 200 300 400 करोड़। आगे क्यों नहीं बढ़ना? बढ़ना है ना, तो आपको कुछ ना कुछ तो करते रहना पड़ेगा। एंड दूसरा कहते रिएक्शंस टू अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट। मार्केट में इतनी सारी डेवलपमेंट हो रही है और अनएंटिसिपेटेड है, हमें पता भी नहीं क्या हो रहा है। आए दिन हम न्यूज सुनते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, तो हमें लगता है अरे बाप रे ये चीज भी मार्केट में आ गई, अच्छा अब ऐसा भी होगा, टेक्नोलॉजी ये भी कर सकती है। तो अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट है एंड फ्रेश मार्केट कंडीशंस हैं इन द डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट, उसको रिएक्ट भी तो करना है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें खुद से करनी है और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें आउट ऑफ फोर्स करने, बिकॉज मेरा कॉम्पिटिटर करे, अगर मैंने ना किया तो मैं पीछे छूट जाऊंगा। और अगर कॉम्पिटिटर कोई कर रहा है मतलब उसने प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी अपनाई है, उसको मार्केट में इस चीज के लिए वैक्यूम लगा, अगर उसको वैक्यूम लगा है तो मतलब वैक्यूम होगा, तो मैं भी वो चीज करके क्यों ना कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करूं। प्रोएक्टिव का एक रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, अगर प्रोएक्टिव, वो दिन बहुत पुराने नहीं है जब हमें कोई भी चीज लेने के लिए मार्केट में जाना पड़ता था। कुछ चीजें ऐसी थी जो कि घर बैठे आनी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन कुछ बेसिक नीड्स ऐसी थी जिसके लिए तो मार्केट जाना ही पड़ेगा। और किसी ने ऐसे सोचा भी नहीं कि क्या यार मुझे मार्केट जाना पड़ता है। घर में आए दिन राशन की जरूरत पड़ती है, सब्जी की आवश्यकता पड़ती है। अब खाने के लिए तो बंदा जाएगा ना बाहर खरीदने, तो इट वॉज अ नॉर्मल रूटीन, मम्मी या पापा जाते थे। और कई बार जो हॉकर्स होते हैं जो इस चीज को बेचते हैं, रेडी पर सामान लेकर अपना आ जाते हैं, वहां से खरीद सकते हो, बड़ी आसान सी बात थी। लेकिन धीरे धीरे समझ आने लगा कि इंसान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टाइम है। और आज की डेट में बहुत समय पहले तक ऐसा होता था, जेंडर बायसनेस होती थी कि भाई लेडीज जो है वो घर पे रहेंगी, जो जेंट्स है वो काम करेंगे, बाहर जाएंगे, जॉब करेंगे। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई, हमारा वर्ल्ड आगे बढ़ा, हमारी कंट्री आगे बढ़ी, तो ये समझ में आया कि नहीं, ऐसा जेंडर बायस नहीं होता। आज की डेट में तो गर्ल्स भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और इवन कुछ जगह पर तो बहुत ही आगे हैं। तो यार अब एक लड़की घर के बाहर अपनी सब्जी खरीदने जाए या अपनी जॉब और अपने बिजनेस पर ध्यान दे, तो समझ में आ गया कि टाइम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बिग बास्केट कहता भाई मैंने ये अपॉर्चुनिटी देख ली, वो कहता आपको कुछ नहीं करना, मैं एक ऐप लॉन्च कर रहा हूं, आप उस ऐप पर सब्जी ऐड कर दो, कार्ड में पेमेंट कर दो, घर बैठे सब्जी आ जाएगी। आज की डेट में तो बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग करने वाले जो है वो प्रोएक्टिव है। आपको कि सर ब्लिंकिट भी कर रहे हैं, भाई वो रिएक्टिव स्ट्रेटेजी। आपके कि सर डंजो भी करने का रिएक्टिव स्ट्रेटेजी है, जेप्टो कर रहे रिएक्टिव है। जो पहले कर गया वो कौन है? प्रोएक्टिव है। सो हो सकता है आपके गली मोहल्ले में मान लो 4 दुकानें हैं सब्जी की, आपके गली मोहल्ले के आसपास 4 दुकान है, बिग बास्केट भी छोड़ दो, उनमें से एक दुकान ऐसी है जिसने बोर्ड लिखकर डाल दिया फ्री होम डिलीवरी अगर आपकी सब्जी 300 रुपए से ऊपर की हो गई। अब यार आप एक बार खरीदने गए, आपने देखा 300 रुपए से ज्यादा खरीदेगा तो घर बैठे आ जाएगी। आपने कहा भाई ये कैसे की? कहते जी हमारा फोन नंबर ले लो, आप फोन पर सब्जी बोल देना या मैसेज कर देना, हम आपके घर पर दे जाएंगे। बस कंडीशन ये थी कि 300 रुपए से ज्यादा क्यों नहीं चाहिए। भाई बहुत बढ़िया, उस बिजनेस ने एक ऐसा आइडिया निकाल दिया जिसके बारे में बाकी सोच ही नहीं पाए। तो वो प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी थी, उसने घर बैठे आपको सब्जी दे दी, आपका पर्पस सोल्व। और उसका पर्पस क्या सोल्व हुआ? उसने कहा मिनिमम 300 रुपए की होनी चाहिए। मतलब आपको लग रहा है कि यार मेरी सब्जी 220 की हुई, लेकिन आपको पता है घर बैठे बैठे आ जाएगी। आपने कहा यार 80 रुपए का और ऐड कर दूं तो मुझे तो घर बैठे मिल जाएगी। समझ रहे हो? तो उसके पास दिमाग था, उसने अपना दिमाग लगाकर ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई जिसके थ्रू ही हैज बीन एबल टू कैप्चर द मार्केट। जबकि बाकी 3 ऐसा नहीं सोच पाए। अगर बाकी 3 ने भी बाद में ऐसी चीज लॉन्च कर दी, मतलब दैट्स अ रिएक्टिव स्ट्रेटेजी। तो एक बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी पहचानना जरूरी है। आप में से कुछ लोगों को लगेगा यार फायदा ही क्या है प्रोएक्टिव होने का, हम अपने आप सोचें, क्यों कॉम्प्यूटर को सोचने देते हैं, हम तो रिएक्ट कर देंगे। ये तो एग्जाम्पल ऐसा था, आपको लग गया कि यार आज इस सब्जी वाले ने लॉन्च किया, कल दूसरा सब्जी वाला लॉन्च कर देगा। लेकिन जब कॉर्पोरेट लेवल में इतने कॉम्प्लेक्स नेचर के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर किए जाते हैं, जो पर्सन सबसे पहली बार प्रोएक्टिव होकर अपना प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च कर रहा है, सबसे ज्यादा एज उसके पास होगा। बिकॉज चीजों को
इमिटेट करना, कॉपी करना और इतनी जल्दी मार्केट में उतारना इज नॉट एट ऑल इजी फॉर द अदर्स। तो आप ऐसा मत समझो कि यार प्रोएक्टिव होने का फायदा ही क्या है, जब कॉपी करना ही है दूसरे ने तो हम दूसरे से कॉपी कर लेते हैं। नहीं, बीइंग प्रोएक्टिव गिव्स यू अ मार्केट शेयर, गिव्स यू अ ब्रांड आइडेंटिटी, गिव्स यू अ गुडविल, जो कि आप कंपेयर नहीं कर सकते दूसरे का। तो हमारी फाइनेंशियल वेल्थ, हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उतने समय में, जो लीन पीरियड हमें मिलेगा, जो एक टाइम हमें मिलेगा, हमने जब लॉन्च किया वर्सेस जब दूसरे ने लॉन्च किया, तो उसके बीच का जो समय है, मलाई खाने वाले सिर्फ आप ही हैं। यू आर द ओनली पर्सन एग्जिस्टिंग इन द मार्केट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो अ बिजनेस हैज टू बी प्रोएक्टिव एज वेल। प्रोएक्टिव वाले में एग्जांपल लिख सकते हैं वेजिटेबल ग्रोसरीज। अब रिएक्टिव में आपको एग्जांपल देता हूं जी। मुझे अपने टाइम के एग्जांपल याद आता है। मैं स्कूल में था, क्लास 11th में, चंडीगढ़ में पढ़ा हूं, 19 मॉडल में था। तो दूसरे सेक्शन का एक लड़का था, पूरे स्कूल में शोर मच गया, कहते हैं ना बाइक लेकर आया। अब बाइक कौन सी बड़ी बात थी, बाइक तो थी उस टाइम पे। बाइक लेकर आया ऐसी जिसको देखकर हम बस लौंडे निहारते रहे। गर्ल्स भी, गर्ल्स तो मतलब गर्ल्स को भी शौक होता है कईयों को, खैर हमें तो है ही है। तो मैंने देखा, मैं भी बाइक को देखते रह गया, और लोग भी। हम तो पैदल जाते थे उस टाइम स्कूल। बाइक का नाम था सीबीजी, सीबीजेड था, बोलने में आता था सीबीजी। होंडा कंपनी ने लॉन्च करी थी। इट वॉज नॉट अ स्पोर्ट्स बाइक बट इट लुक्ड लाइक वन, और इंडिया में इट वॉज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। उससे पहले बाइक्स कौन सी मेनली चलती थी राजदूत, स्प्लेंडर टाइप, जो कि सिर्फ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था। भाई 2-3 लोग बैठ जाएंगे, चल पड़ो, जहां से जाना है एक जगह से जाना पहुंचा देंगे। ये पहली बाइक थी जिसने काम किया अट्रैक्शन का, जिसने ये सोचा कि टारगेट एक मार्केट है, एक वैक्यूम है, व्हाई नॉट टू अट्रैक्ट दोज टुवर्ड्स अस। तो उन्होंने निकाला होंडा सीबीसी। देखकर सब लोग मतलब फ्लैट, इतना उस बाइक ने बिजनेस किया तोड़कर, क्योंकि देयर वाज नो अदर कॉम्पिटिटर। बजाज के उस समय स्कूटर आते थे, हमारे घर पे स्कूटर था। बजाज ने देखा यार ये तो बड़ी सही चीज है। बजाज ने फटाफट से रिएक्ट किया, कहते वी हैव टू कम इनटू दिस सेगमेंट। 2 साल बाद ही 2001 में उन्होंने अपनी बाइक उतारी मार्केट में, पल्सर 150 एंड पल्सर 180, विच बिकेम अ सुपर नाइट हिट, विच बिकेम अ सुपर नाइट हिट। हर बंदा पागल था पल्सर बाइक लेने के लिए। आज के डेट में तो इतने सारे टाइप की आ गई, आप कहोगे लेकिन उस समय और कोई नहीं थी। आप कहोगे सर R15 भी आ गई, बहुत साल बाद आई। ऑलमोस्ट आफ्टर 7 to 8 years इट वॉज लॉन्च्ड। पहले 1-1.5 साल सीबीजी ने खूब कमाया, उसके बाद पल्सर आई। लेकिन आपने अगर प्रोएक्टिवनेस दिखाकर कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसके अगेंस्ट कॉम्पिटिटर ने अपना प्रोडक्ट उतार दिया, तो आपको तब भी अपने एफर्ट्स करने पड़ेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो फर्स्ट था, मैं तो हमेशा फर्स्ट रहूंगा। नहीं, सीबीजी की मार्केट खा गया पल्सर, और कुछ एक साल में सीबीजी गॉट एक्सटिंक्ट। सीबीजी का अता पता ही नहीं रहा, क्योंकि शायद होंडा कंपनी की स्ट्रेटेजी उतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वो उससे कंपीट कर सकते बजाज से। एक बार बजाज ने भी वो प्रोडक्ट उतारा, आइए आपको दिखाता हूं। बच्चे कह रहे हैं सर कैसी दिखती है, ये रही जी, दिस वॉज दी होंडा सीबीजी। आज की डेट में तो आप कहोगे सर इसमें क्या नया है, लेकिन ये जो इसकी सीट का पैटर्न देख रहे हो, ये पहली बाइक थी जिसमें ऐसा सीट का पैटर्न आया था। नहीं तो हॉरिजॉन्टल सीट होती थी, हॉरिजॉन्टल सीट होती थी, लेकिन ये देखने वाले को मजा आ जाता था। इफ यू सी, लिखा हीरो होंडा सीबीजी इज अ मोटरसाइकिल लॉन्च्ड इन अर्ली 1999 by Hero Honda with an original Honda 156 single cylinder engine. Styling of this bike was a Honda CB series. CB series से CBZ इन्होंने निकाला था। और इसके आते ही ये आए हमारे पल्सर साहब, बजाज पल्सर। सीट का डिजाइन देख रहे हो, और लुक्स ऐसी जो एक नॉर्मल बाइक नहीं लगती थी, बड़ी फेमस हुई थी। तो इसके बारे में भी जरा स्टार्टिंग में एक बार पढ़ते हैं। ये देखिए जी, ये देखिए मार्किंग, द लॉन्च एंड सक्सेस ऑफ, क्लियरली लिखा हुआ है, द लॉन्च एंड सक्सेस ऑफ हीरोज होंडा सीबीजी इन 1999 शोड दैट देयर वाज डिमांड फॉर द परफॉर्मेंस बाइक। पता चल गया जब होंडा सीबीजी निकली कि यार इसके लिए तो बहुत वैक्यूम है, जब लोग पागलों की तरह इस बाइक को लेने के लिए आतुर थे कि यस आई वांट दिस इन माय गैराज, मुझे चाहिए, मुझे चलानी है। तो क्लियर हो गया कि डिमांड तो है परफॉर्मेंस बाइक के लिए। बजाज टुक द क्यू फ्रॉम देयर ऑन, तो बजाज ने वहां से क्यू ले लिया कि मुझे भी ये करना है, एंड लॉन्च द पल्सर ट्विंस 150 सीसी एंड 180 सीसी इन 2001 नवंबर। और उसके बाद इसमें बढ़ोतरी करते गए, बढ़ोतरी करते गए, DTSI, फिर 200 निकाला पल्सर 200 NS, फिर 220 भी निकाला। मेरे पास 220 भी था, पल्सर 220। सीबीजी नहीं ली थी हमने, जब तक हमारे पास पैसे आए लेने के तब तक वो बंद हो गई थी। R15 भी ली थी मैंने, R15 भी, यामाहा R15। सो देख रहे हैं। सो दिस इज द थिंग अबाउट द प्रोएक्टिव एंड बीइंग रिएक्टिव।
उसके अलावा एक और बड़ा सा एग्जांपल है मेरे पास, फोर्ड कंपनी फोर व्हीलर्स बनाती है जी। तो उन्होंने इंडिया में एक ऐसी गाड़ी उतारी जिसको देखकर फिर से लोग फ्लैट हो गए, पागल हो गए। फोर्ड एंड्योवर सन 2003 में लॉन्च करी वो गाड़ी, ऐसी जबरदस्त रोड प्रेजेंस थी उस गाड़ी की, और फेमस हुई थी कैसे, कहते सीडी वाली गाड़ी, उसमें पीछे ना सीडी लगी होती थी, ये तो शो के लिए, लेकिन हाँ भाई पहली बार आई थी स्टपनी पीछे लगी होती थी, स्टपनी के साथ सीडी लगी होती थी। ऐसी जबरदस्त रोड प्रेजेंस थी, साथ से गाड़ी जब रोड पे निकलती तो देखने वाला एक बार देखता ही रह जाता, वाह क्या गाड़ी है। इट वॉज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बीइंग लॉन्च इन इंडिया, 2003 में लॉन्च की गई। लोग इतने पागल हुए तो बाकी को समझ आ गया, बाकी लोगों को जो ऑटोमोबाइल में थे कि यार इस तरह की गाड़ी के लिए बहुत वैक्यूम है और हम भी इसको क्रिएट करना चाहेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा इतना आसान नहीं होता कि आप ओवरनाइट निकाल दो। बाइक वाले केस में ही देखा, 3 साल लगे, अर्ली 99 में सीबीजी उतारी और 2001 एंड में जाकर कहीं पल्सर है, 3 साल तो उस बाइक को लग गए, क्योंकि इतना आसान नहीं है। यू विल हैव टू थिंक अबाउट प्रोटोटाइप, डिजाइन बनाना पड़ेगा, वैसी फंक्शनल कैपेबिलिटीज बनानी पड़ेगी, फैक्ट्री सेटअप करना पड़ेगा, किस तरह से वो बाइक बनेगी, पार्ट्स कहां से आएंगे, खूब सारा स्टडी करना और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने में इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। फोर्ड एंडेवर को टक्कर देने आया टोयोटा, फोर्ड एंडेवर को टक्कर देने आया टोयोटा। मैं उस समय अपनी फर्स्ट जॉब स्टार्ट करी थी, सन 2009 की बात है, ग्रैंड थॉर्नटन चंडीगढ़ में आई वॉज डूइंग माई जॉब, और मुझे ऑडिट मिला था ग्लोब टोयोटा का, करनाल में टोयोटा की फ्रेंचाइजी थी ग्लोब टोयोटा के पास। मेरे पास R15 थी, मैं R15 पर जाता था ऑडिट करने के लिए, डेली जाता था और फिर शाम को वापस आ जाता था। उस समय मुझे याद है अब भी, टोयोटा ने लॉन्च की थी गाड़ी फॉर्च्यूनर, 20 लाख रुपए के आसपास लॉन्च हुई थी, जो कि आज की डेट में 50 लाख से ऊपर तक की गाड़ी मिलती है। वो गाड़ी सिर्फ और सिर्फ इसलिए लाई गई थी मार्केट में कि फोर्ड एंडेवर को टक्कर दे सके, एंड दे बिकेम सक्सेसफुल। लेकिन अगर मैं यहां पर सोचूं, रिएक्शन कितने साल लग गए, 6 साल लग गए टोयोटा कंपनी को फॉर्च्यूनर लाने में। और आए दिन कोई ना कोई ऑटोमोबाइल अब कोशिश करता रहता है कि इसके रिस्पॉन्स में मैं क्या करूं। एमजी कंपनी ने कुछ साल पहले इंडिया में एंटर किया, मॉरिस गैराजेस, कई सारी गाड़ियां आती हैं, स्टार्ट किया एमजी हेक्टर के साथ, और बाद में एमजी ग्लॉस्टर गाड़ी भी लॉन्च की, दैट वाज लॉन्च्ड विद द सिमिलर मोटिव इन द सेम सेगमेंट। तो वो क्या है, इट्स नथिंग बट अ रिएक्टिव स्ट्रेटेजी। सो बिजनेस के अंदर आपके पास दोनों ही चीजें हैं, यू हैव टू बी श्योर ऑफ बोथ द थिंग्स। यू हैव टू बी प्रोएक्टिव इनफ कि हाँ आप अपनी तरफ से प्रोडक्ट सर्विसेज लॉन्च करते रहें, सो एज जो आपका कस्टमर एग्जिस्टिंग है उसको तो रिटेन करना ही, और नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकें। वहीं अगर कोई कॉम्पिटिटर कोई स्ट्रेटेजी चल रहा है, कोई चाल चली है, तो उसके रिस्पॉन्स में मुझे अपनी चाल चलनी होगी, सो दैट हम भी मार्केट में कॉम्पिटिटिव रह सकें। आज की तो मार्केट ऐसी हो गई है कि इफ यू हैव टू बी कॉम्पिटिटिव, कस्टमर अगर एक चीज कॉम्पिटिटर के पास ढूंढ रहा है तो सिमिलर चीज आपके पास भी ढूंढ रहा है, बिकॉज ही नीड्स द ऑप्शंस, उसको चॉइस चाहिए। अगर बंदा, मैं कह रहा हूं फॉर्च्यूनर सॉरी एंडेवर गाड़ी लेने पहुंच गया, अब जो एंडेवर गाड़ी लेने पहुंच गया उसका टेस्ट क्लियर है कि हाँ मुझे एक एसयूवी लेनी है जिसके अंदर ऐसी फीचर्स हो और जो थोड़ी मस्कुलर गाड़ी हो। अब एक गाड़ी तो है, अगर वो चॉइस करना चाहता है, इवेल्युएट करना चाहता है, कंपैरिजन करना चाहता है, तो कहां है ऑल्टरनेटिव, नहीं है। तो ऑल्टरनेटिव्स ऑलवेज हैव टू बी देयर फॉर द कस्टमर एज वेल, ठीक है ना। सो कहते हैं thus a company uses both proactive and reactive strategies to cope up with the uncertain business environment. Proactive strategy is planned, whereas reactive strategy is adaptive reaction to the changing circumstance. Very good line. प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी प्लान्ड स्ट्रेटेजी, और रिएक्टिव स्ट्रेटेजी क्या है, अडेप्टिव रिएक्शन टू द चेंजिंग सर्कमस्टांस। तो इसमें आ रहा है प्रोएक्टिव का मतलब क्या है, वापस से वही वाली चीज आ रही है सारी। स्ट्रेटेजी बीइंग डेलिबरेट एंड प्रोएक्टिव इज द प्रोडक्ट ऑफ मैनेजमेंट्स एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, कि आप समय समय पर अपना एनालिसिस करते रहिए, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग लगाते रहिए अबाउट द कंपनी सिचुएशंस, अबाउट हाउ टू पोजीशन इन द मार्केट प्लेस एंड टैकल द टास्क ऑफ कंपीटिंग फॉर द बायर्स पैटर्न, मतलब ज्यादा से ज्यादा बायर्स को अट्रैक्ट कर सके। अपनी लैंग्वेज में हम एग्जाम में लिख कर आने, काफी सारा मैंने समझा दिया, सपोर्टेड विद द एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल मैंने दिए हैं उनको लिखते जाइएगा। रिएक्टिव, थिंग्स हैपन विच कैन नॉट बी फुल्ली एंटिसिपेटेड और प्लान। अब जरूरी थोड़ी है हम सब कुछ एंटिसिपेट कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। व्हेन द मार्केट एंड कॉम्पिटिटिव कंडीशंस टेक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न और सम एस्पेक्ट ऑफ अ कंपनी स्ट्रेटेजी हिट्स अ स्टोन वॉल, मतलब हमने कुछ स्ट्रेटेजी लगाई थी, सक्सेसफुल नहीं हो पाई, देन सम काइंड ऑफ एडजस्टमेंट और द रिएक्शन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो दोनों चीजें याद रखनी है, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा स्ट्रेटेजी कैन ओनली बी प्रोएक्टिव, आपने लिखना है नहीं भाई, आंसर स्टार्ट करेंगे डिस्क्रिप्टिव स्ट्रेटेजी कैन बी पार्टली रिएक्टिव एंड इट इज इक्वली रिएक्टिव एज वेल। चित्र के माध्यम से अगर समझें, कहते भाई कंपनी के पास एक्सपीरियंस है, नो हाउ है, रिसोर्सेज हैं, स्ट्रेंथ वीकनेस है, कंपटीशन करने की कैपेबिलिटी है, तो उन्हें क्या करना है,
न्यू इनिशिएटिव लेते रहने हैं, ठीक है, और जो पुराने प्रायर पीरियड्स के एलिमेंट्स हैं वो तो चलते ही रहेंगे हमारे। इसको कहते हैं प्रोएक्टिव। साथ ही साथ आपको रिएक्शन करना है, जो भी मार्केट में सर्कमस्टांस चेंज हो रहे हैं, यू हैव टू डू द रिएक्शन टू दैट, मींस इट्स अ रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ योर स्ट्रेटेजी। और जब इन दोनों को हम मिलाते हैं तो आपकी कंपनी का एक्चुअल स्ट्रेटेजी निकल कर आता है कि हाँ हमें फाइनली मार्केट में क्या करना है। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी से संबंधित वी आर हैविंग वन क्वेश्चन, इसी से संबंधित वी आर हैविंग वन क्वेश्चन एज वेल। लेट अस गो थ्रू दैट एस्पेक्ट आल्सो। यस, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास इस चैप्टर के अंदर। इट सेज द यम्मी फूड्स एंड टेस्टी फूड्स, दो डिफरेंट फूड्स ऑर्गेनाइजेशंस सक्सेसफुली कंपीटिंग इन द बिजनेस ऑफ रेडी टू ईट स्नैक्स इन पटना। ठीक है, Yummy has been pioneer in introducing the innovative products which will give them good sale. However, Tasty Food will introduce a similar product in reaction to the products introduced by the Yummy Foods, taking away the advantage gained by the former। कहता भाई डिस्कस करो स्ट्रेटेजिक अप्रोच क्या है दोनों कंपनीज की और सुपीरियर कौन है। क्वेश्चन पढ़कर ही समझ आ जाना चाहिए। यम्मी फूड्स जो कि प्रोएक्टिव है नेचर में, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, बीइंग प्रोएक्टिव, और उसके पास हमेशा एज रहेगा बिकॉज इट इज द फर्स्ट वन टू लॉन्च द प्रोडक्ट। चाहे टेस्टी फूड वाला उसको जितना मर्जी कंपीट कर ले, मतलब रिएक्टिव स्ट्रेटेजी है उसकी, लेकिन कस्टमर को पता है कि सबसे पहले यम्मी फूड वाला करता है, तो उसके पास जो चंक ऑफ कस्टमर है और जो लॉयल्टी बेस कस्टमर का है वो टेस्टी फूड वाले के पास नहीं हो सकता। कस्टमर्स इन द मार्केट विल डेफिनेटली आइडेंटिफाई इन द लॉन्ग रन की यम्मी फूड जो है उसका ज्यादा एज रहेगा हमेशा एज कंपेयर टू टेस्टी फूड। तो देखते हैं, कहता है यम्मी फूड इज प्रोएक्टिव इन इट्स अप्रोच, जबकि ऑन द अदर हैंड टेस्टी फूड इज रिएक्टिव। तो पढ़कर ही समझ आ गया। प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी क्या होती है, प्लान्ड है। रिएक्टिव स्ट्रेटेजी इज एन एडेप्टिव रिएक्शन टू द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, और हमें ये पता है कि कंपनी का स्ट्रेटेजी दोनों का ब्लेंड होता है मिलाकर। इफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज परमिट, इट इज बेटर टू बी प्रोएक्टिव रादर देन रिएक्टिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो वाई टू बी रिएक्टिव, वाई नॉट टू बी प्रोएक्टिव। बीइंग प्रोएक्टिव in the aspects like introducing new product will give you an advantage in the mind of customers. At the same time, crafting a strategy involves stitching together intended strategy and then adopting first one piece and another is। ये क्या बता रहे हैं, ये ठीक है, ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, आपको दोनों चीजों का ध्यान रखना चाहिए। प्रोएक्टिव तो होना ही होना है, लेकिन साथ में थोड़ा सा मार्केट की तरफ भी ध्यान रखना है कि कहीं कोई ऐसा कॉम्पिटिटर तो नहीं है जो कि अपनी कोई स्ट्रेटेजी दे रहा है। इन दैट केस यू हैव टू टेक बोथ ऑफ दीज इनटू अकाउंट। अपना प्रोडक्ट तो मार्केट में उतारना ही है, साथ ही साथ अगर कस्टमर अपना कोई प्रोडक्ट मार्केट में उतार रहा है तो उसमें भी पीछे नहीं रहना है। तो वही हम कह रहे हैं, ना तो खाली प्रोएक्टिव होने से काम चलेगा ना रिएक्टिव, यू हैव टू बैलेंस द टू अप्रोचेस। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा स्ट्रेटेजीज पार्टली रिएक्टिव पार्टली प्रोएक्टिव वाला खत्म होता है। हम यहां तक आज की डेट में पढ़कर रुकते हैं, नेक्स्ट क्लास से मिलेंगे, आगे बढ़ेंगे, और जितना डे बाय डे हो रहा है उसको रिवाइज करते रहिए, ठीक है, सो दैट आप मेरे साथ अपनी पेस बनाकर चल सकें। इसी के साथ मैं आज के सेशन के लिए लेता हूं अलविदा, मुलाकात अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।